हम कर रहे हैं अपने यूनिट नंबर 5 कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आपको एक चीज समझ में आ जाएगी प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। आपको मैंने 3 टाइप बता रखी है, आपके तीनों टाइप के अलावा चौथी टाइप से क्वेश्चन आता ही नहीं। पहली टाइप में आपको बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ रिकंसिलिएशन बना के दिखाओ, दूसरी टाइप में आपको बोलेंगे रिको प्लस कॉस्ट शीट दोनों बना के दिखाओ, और तीसरे टाइप के अंदर आपको बोलेंगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, कॉस्ट शीट भी बनानी है, और आपको बेटा रिकंसिलिएशन बनानी है। अब कौन सा टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहली चीज तो मुझे आपको ना फटाफट से एक ब्रशअप देना है, एक ओवरव्यू देना है कि मैम हम इसके अंदर करते क्या है। मैंने आपको क्या बताया, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, हमारा खर्चा। और कॉस्टिंग के लैंग्वेज में हम अपने एक्सपेंस को, खर्चे को डिनोट करते हैं वर्ड ओवरहेड से। कॉस्टिंग के लैंग्वेज में खर्चे को बोलते हैं बहुत सुंदर से नाम से ओवरहेड से। अब जो खर्चा है, जो मेरा ओवरहेड है, जो मेरा एक्सपेंस है, दो तरीके का हो सकता है, या तो वो ओवर एब्जॉर्ब होगा या फिर वो अंडर एब्जॉर्ब होगा। ओवर एब्जॉर्ब का सिंपल सा मतलब यह है कि खर्चा मैंने अपनी कॉस्टिंग की बुक में ज्यादा दिखा दिया। आपको एक चीज बता दूं, कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर आपको बस इस चीज पे फोकस करना है कि जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी प्रॉफिट के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज करना है, वो मुझे कॉस्ट के हिसाब से करना है, कॉस्ट के प्रॉफिट के अंदर करना है। मेरा जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है मुझे उसको अनटच रखना है। समझ में आ गया मैम? अगर मुझे कॉस्ट का प्रॉफिट ही गिवन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल का प्रॉफिट गिवन होगा, रुक जाओ, उस बात पे भी आएंगे। पर अभी जो लैंडमार्क बात है उस पर फोकस करो कि मुझे जितनी भी चेंजेस करने मेरे कॉस्ट के प्रॉफिट के अंदर ही करने हैं। फाइनेंशियल का प्रॉफिट मेरा अनटच रहने वाला है, इसको मुझे टच भी नहीं करना, इसके अंदर कोई भी प्लस माइनस एडिशन लेस कुछ भी नहीं करना, सारी चीजें कॉस्ट के हिसाब से होंगी। तो ये जो मैं आपको प्रॉफिट का ट्रीटमेंट बता रही हूँ कि प्रॉफिट बढ़ेगा या प्रॉफिट कम होगा, ये कॉस्टिंग के ही पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। समझ में आ गया? कॉस्टिंग के लैंग्वेज में खर्चे को कहते हैं ओवरहेड। ओवरहेड जो होता है या तो होगा ओवर एब्जॉर्ब या फिर होगा आपका अंडर एब्जॉर्ब। ओवर एब्जॉर्ब का मतलब है कि खर्चा ज्यादा कर दिया, खर्चा ज्यादा शो कर दिया मैंने कॉस्ट के रिकॉर्ड के अंदर। खर्चा था मैम 10,000 रुपए का, कॉस्टिंग के अंदर मैंने शो कर दिया 12,000 रुपए का, विच मींस ओवर एब्जॉर्प्शन हो गया खर्चे का। बट ऑब्वियस चीज है कि कॉस्टिंग अगर मैंने खर्चा ज्यादा दिखा दिया तो मेरा प्रॉफिट कम निकल कर आएगा। अगर प्रॉफिट कम निकल कर आ गया, मुझे प्रॉफिट को ठीक करना है, करेक्ट करना, तो मैं प्रॉफिट को बढ़ा दूंगी। वाइस वर्सा केस इन अंडर एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या कि खर्चा मैंने कम दिखाया। किसके अंदर कम दिखाया? कॉस्टिंग के अंदर खर्चे को मैंने कम दिखाया, खर्चा कम दिखाया तो मैम बट ऑब्वियस बात है प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा तो करेक्ट करने के लिए मैं प्रॉफिट को उस अमाउंट से क्या कर दूंगी, कम। अब मैं आपको तीन ऐसे, ये चीजें मैंने ऑलरेडी करवा रखी है, तीन ऐसे पॉइंटर समझा रही हूं। अगर ये बच्चे को फटाफट से रिवाइज हो जाएंगे तो इसके अलावा कोई ऐसा चौथा टाइप का क्वेश्चन बनता ही नहीं है। आप समझ रहे हो? फोर्थ टाइप कहीं पर लगती ही नहीं। ये तीन टाइप अगर आपने समझ ली तो आपका पूरा का पूरा यूनिट 5 यहीं पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी? आपको एक चीज समझ में रखनी है कि आप कॉस्ट के प्रॉफिट से उठ के उसमें कोई भी प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन करके फाइनेंशियल के प्रॉफिट पे आपको पहुंचना है। ठीक है? सबसे पहली चीज ओवरहेड की, जो मैंने आपको अभी यहां पे एक्सप्लेन करी है। ओवरहेड क्या होगा, या तो अंडर होगा या ओवर होगा। अंडर कब कहेंगे? जब जो कॉस्टिंग का खर्चा है और फाइनेंशियल के अंदर, कॉस्टिंग और फाइनेंशियल के अंदर जो खर्चा है मैंने फाइनेंशियल में ज्यादा है, कॉस्टिंग में कम डाला। फाइनेंशियल में खर्चा था 10,000 रुपए का, कॉस्टिंग के अंदर डाला सिर्फ 8,000 रुपए का, विच मीन्स इट इज अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मैंने कम दिखाए हैं। ठीक है जी? या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स या एक्सपेंसेस कब कहेंगे? जब मैंने कॉस्टिंग में खर्चा 10,000 का दिखा दिया जबकि फाइनेंशियल के अंदर खर्चा सिर्फ 8,000 रुपए का, मतलब खर्चा मैंने ज्यादा दिखा दिया। इन मार्क्स को अच्छे से समझ के चलना। तो इसका इंपैक्ट क्या हो गया? बट ऑब्वियसली बात है मैम, अगर मैंने खर्चा को दिखा दिया कम, तो खर्चे को अगर मैंने कम दिखाया तो प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा? बताओ फटाफट से। प्रॉफिट मेरा बेटा ज्यादा हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट मेरा ज्यादा हो जाएगा तो मुझे प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए प्रॉफिट को करना पड़ेगा कम। सिमिलरली अगर मैं ओवर एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो ओवर एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या है कि खर्चा मैंने ज्यादा दिखा दिया। खर्चा अगर मैंने ज्यादा दिखा दिया तो मैं प्रॉफिट को करूंगी कम, और ऑब्वियसली प्रॉफिट मेरा कम हो गया, और प्रॉफिट मेरा कम हो गया तो उसको करेक्ट करने के लिए प्रॉफिट को कर दूंगी ठीक। इसका क्या करना है? इसको ऐसे मार्क कर लेना है, ये दोनों ऐसे चल रहे हैं। ठीक है जी? अब बेटा दूसरी चीज, कुछ ऐसे भी मेरे एक्सपेंसेस होते हैं, मुझे इनकम होती है जो कि सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की होती है, जिसका कॉस्ट शीट के अंदर कोई भी ट्रेस नहीं होता। नो ट्रेस इन कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के अंदर दिखाई नहीं जाती बिकॉज दीज आर सच इनकम, सच एक्सपेंसेस जो कि फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। अब सीधी सी बात है, फाइनेंशियल के अंदर इनकम है जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, ये मेरे फाइनेंशियल के अंदर इनकम दिखा रही हूँ तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब मुझे फाइनेंशियल में कोई भी चीज टच नहीं करनी, तो मैं कॉस्ट के अंदर उस चीज को करेक्ट करने के लिए क्या करूंगी? कॉस्ट का प्रॉफिट भी बढ़ा दूंगी। सिमिलरली अगर फाइनेंशियल का कोई खर्चा है, जैसे कि मैम बैड डेब्ट, गुडविल, मान लो कोई लॉस वगैरह है जो कि कॉस्टिंग के अंदर रिफ्लेक्ट ही नहीं होता, तो वो मेरे फाइनेंशियल के खर्चे से क्या होगा कि फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो गया होगा। फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम है तो मैं कॉस्ट का प्रॉफिट भी कम कर दूंगी। आपको क्या करना है? फाइनेंशियल के प्रॉफिट को हमेशा फिक्स कंसीडर करके चलना है। सारे के सारे चेंजेस आपको कॉस्ट के प्रॉफिट के अंदर करके चलने हैं। अब तीसरी चीज मैम, कॉस्टिंग की खर्चे हैं जो कि फाइनेंशियल में कोई इसका ट्रेस ही नहीं है, तो भैया कॉस्टिंग के अंदर अगर बढ़े तो कॉस्टिंग के अंदर ही कम कर देना, कॉस्टिंग के अंदर ही कम हुए तो कॉस्टिंग के अंदर ही बढ़ा देना। कॉस्ट का कोई ऐसा खर्चा था, कॉस्ट का खर्चा था जो कि फाइनेंशियल के अंदर कभी भी शो होता ही नहीं है, तो उस केस के अंदर कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो गया होगा,
करेक्ट करने के लिए कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा दो। कॉस्ट की कोई इनकम थी, फाइनेंशियल में शो नहीं होती, भाई इसकी वजह से क्या होगा, कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया होगा, कॉस्ट के प्रॉफिट को कम कर दो, करेक्ट कर दो। ये मेरी 3 बातें जिस बच्चे को समझ में आ जाएगी उसको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 किसी भी टाइप के क्वेश्चन के अंदर कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अब चलते हैं हम फटाफट से अपने टाइप 1 के क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन जो टाइप 1 के मेरे प्रीवियस में पूछे गए वो सारे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर टाइप 2 पे चलेंगे, फिर टाइप 3 पे चलेंगे। मैंने आपके लिए सबसे बढ़िया काम क्या कर दिया, आपके लिए क्वेश्चन मैंने कर दिया सेग्रीगेट, ठीक है जी, आपके लिए क्वेश्चन मैंने सेग्रीगेट कर दिया। अब क्वेश्चन की मैंने यहाँ पे रेफरेंस भी लगा दी, क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया था। पी का मतलब प्रोग्राम है, एच का मतलब ऑनर्स। और बच्चे अगर ये कहेंगे कि मैम मैं तो प्रोग्राम को मैं ऑनर्स के नहीं करूंगा, मैं ऑनर्स को मैं प्रोग्राम के नहीं करूंगा, बेटा देख तेरे को ये नहीं पता ना कि ये वाला क्वेश्चन चैप्टर जो है, यूनिट जो है, दोनों के अंदर सेम है। अब कल को उनके पेपर में आई, आज आके पेपर में आ जाए, तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस जो है वो कंप्रीहेंसिव करके चलना, ठीक है जी। मैं ये प्रोग्राम ऑनर्स की डिवीजन से नहीं करवा रही, प्रीवियस जो मैं आपको करवा रही हूँ वो इस वजह से करा रही हूँ कि मान लो अगर उसके पेपर के अंदर वो क्वेश्चन आया था, पिछली बार प्रोग्राम में आया था, तो अगर इस बार ऑनर्स में भी तो आ सकता है, तो वो चीज़ अपना कंसेप्ट क्लियर करके चलो। वैरायटी ऑफ कंसेप्ट, वैरायटी ऑफ पॉइंट्स मेरे कवर अप हो जाए, इसलिए मैंने आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन करवा के चल रही हूँ। अब आपकी इच्छा आपको कौन सा करना है, चलो। अ कंपनी लिमिटेड maintains separate cost book which disclose a profit of rupees 6,02,280। प्रॉफिट जो है कंपनी कितना दिखा रही है, कॉस्ट की बुक के हिसाब से 6,02,280, 6,02,280 मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है जी। अब मेरे को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है और मुझे बोला गया कि फाइनेंशियल के हिसाब से प्रॉफिट निकाल के बताओ। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मुझे फाइनेंशियल के हिसाब से प्रॉफिट गिवन होता तब तो मैं कुछ भी चीजें ऐड या लेस करके अपने प्रॉफिट को वेरीफाई कर लेती। इस वाले टाइप 1 के क्वेश्चन का डिफिकल्टी कहाँ आती है कि आपको ना यही नहीं पता, आपको बस अपने कंसेप्ट पे फोकस करना है कि हाँ मैंने जो कंसेप्ट लगाया था वो सही लगाया था, बिकॉज यहाँ पे आपको मैच करने के लिए फाइनेंशियल का जो प्रॉफिट है गिवन नहीं है, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो करेक्ट निकलनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन इन कॉस्ट बुक्स वर 1,50,000 वेरस एक्चुअल ओवरहेड जो था वो 1,38,640 था। मैम साफ साफ पता चल रहा है ये तो ओवर एब्जॉर्प्शन हो रहा है ओवरहेड्स का। अभी सिखाया अगर ओवरहेड का ओवर एब्जॉर्प्शन होगा इसका मतलब एक्सपेंस ज्यादा बुक कर दिया कॉस्ट के अंदर, जिससे प्रॉफिट कम हो गया होगा, मुझे उतने अमाउंट से प्रॉफिट को बढ़ा देना है। तो देखो एड में अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट बुक 1,50,000 माइनस 138,640 11,360 से क्या कर दूंगी, प्रॉफिट के अंदर वो अमाउंट ऐड बैक कर दूंगी। फिर डायरेक्टर को 75,000 एज अ फीस पे करिए। ये जो डायरेक्टर की फीस है ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है मैम, ये मेरी रिफ्लेक्ट होती है फाइनेंशियल की बुक्स के अंदर। अब मान लो फाइनेंशियल के अंदर मैंने खर्चा बुक कर दिया, इतने से मेरा प्रॉफिट कम हो गया, तो कॉस्ट के अंदर भी वो अमाउंट से प्रॉफिट कम कर दो। 75,000 रुपये मैंने कॉस्ट के अंदर भी कम करके दिखा दिए। कंपनी को रिसीव हुआ इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट अमाउंटिंग रुपीज 15,600, ये फाइनेंशियल नेचर की मेरी इनकम है, कॉस्ट के अंदर दिखाई नहीं जाती। तो अगर फाइनेंशियल के अंदर प्रॉफिट बढ़ गया तो कॉस्ट के अंदर भी प्रॉफिट को बढ़ा दो, फाइनेंशियल में बेटा कोई चेंज नहीं करना। तो कॉस्ट के अंदर भी मैंने इनकम रिसीव दिखा दी। उसके बाद कंपनी ने इनकम टैक्स पे किया है 1,80,000 का, अगेन मेरे फाइनेंशियल बुक्स में दिखता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम टैक्स पेड दिखता है, कॉस्ट शीट में कभी भी पढ़ के देखा इनकम टैक्स पेड नहीं देखा। तो इस तरह से क्या होगा, फाइनेंशियल की बुक में मेरा प्रॉफिट हो गया होगा कम, तो कॉस्ट के अंदर भी प्रॉफिट को कर दो कम, इनकम टैक्स पेड 1,80,000। वो सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद फाइनेंशियल का प्रॉफिट आएगा 3,74,240। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपको। यहाँ पे कौन से कंसेप्ट यूज हुए, एक तो आपका ये वाला और एक आपका ये वाला कि फाइनेंशियल की कोई ऐसी इनकम, फाइनेंशियल कोई ऐसा खर्चा जो कि कॉस्ट में रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो वो अगर फाइनेंशियल में बढ़ रहा है तो कॉस्ट में बढ़ा दूंगी, फाइनेंशियल में कम हो रहा है तो कॉस्ट के अंदर कम कर दूंगी, ठीक है। यहाँ आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। ये आपका प्रीवियस 2022 के अंदर आया हुआ है। इसके अंदर आपको बोल रखा है द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडेड वाज 5 लाख रुपीज। कह रहे हैं जो आपका कॉस्टिंग का प्रॉफिट है वो 5 लाख रुपए है, ठीक है जी। उसके बाद आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है जो कि कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट में रिफ्लेक्ट है। कैसी इंफॉर्मेशन, आपको बेटा ओपनिंग और क्लोजिंग की बात कर रखी है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड, रॉ मटेरियल फिनिश गुड। फिर आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है और आपको बता रहे हैं कि फाइनेंशियल के हिसाब से प्रॉफिट निकाल के बताओ, ठीक है जी। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक होता है और जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको मैं कैसे ट्रीट करूँ। ओपनिंग स्टॉक चाहे किसी भी चीज़ का क्यों ना हो, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे वो WIP का हो, चाहे वो फिनिश गुड्स का हो, ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए। मतलब मैम स्टॉक जो है ओपनिंग का होना चाहिए, चाहे रॉ मटेरियल का हो, चाहे फिनिश गुड्स का हो, चाहे WIP का ही क्यों नहीं हो, उसको मैं मान के चलती हूँ कि मेरा खर्चा है, ये मेरा एक्सपेंस है। एंड बाय सो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाते हो, जब भी आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के अंदर जाते हो, तो अपने ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पे दिखाते हो, एक्सपेंस की कैटेगरी के अंदर दिखाते हो, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपके यहाँ पे इनकम की कैटेगरी के अंदर रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है जी। तो बेटा आपको ये माना जाता है कि ओपनिंग स्टॉक जो आपका खर्चा है, क्लोजिंग स्टॉक जो है चाहे वो रॉ मटेरियल का है, चाहे वो WIP का है, चाहे वो फिनिश गुड्स का है, वो आपकी इनकम मानी जाती है। अब देखो इफेक्ट क्या होता है, खर्चा ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट में या तो ज्यादा होगा या कम होगा। अगर कॉस्ट के अंदर खर्चा मैंने ज्यादा दिखाया
बट ऑब्वियसली बात है यार, प्रॉफिट मेरा कम आया होगा। प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए अल्टीमेट ट्रीटमेंट उसका क्या करूंगी, प्रॉफिट को बढ़ा दूंगी। अगर मैंने अपना खर्चा कम दिखाया तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, प्रॉफिट अगर बढ़ गया तो प्रॉफिट को क्या कर दूंगी, करेक्ट करने के लिए ठीक कर दूंगी। जैसे मैं आपको सिखाऊं ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के अंदर यहाँ पे क्या है, लेट सपोज आपका यहाँ पे टोटल आ रहा है 20,000 रुपए का, ठीक है जी। अब आपका जो ओपनिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक होना तो 12,000 का चाहिए था, आपने दिखा दिया 15,000 का। तो अगर आपने अपने खर्चे को बढ़ा दिया तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट बेटा कम आएगा, दैट इज 5,000 रुपीज आएगा। देखो इस केस सिनारियो में हुआ क्या है, ओपनिंग स्टॉक था चाहे वो किसी का भी क्यों ना हो, खर्चा मान के चलते हैं परफेक्ट है, ओपनिंग स्टॉक आपने ज्यादा दिखा दिया जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉफिट कम आया। अगर ये मेरा खर्चा ओपनिंग स्टॉक 12,000 ही दिखता तो मेरा प्रॉफिट 8,000 रुपए आता, ठीक है जी। पर मैंने ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा दिया, 15,000 रुपए दिखाया, खर्चा ज्यादा दिखा दिया, तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया, कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज। तो करेक्ट करने के लिए क्या करूंगी, मैं वो प्रॉफिट को बढ़ा दूंगी, 3,000 से या 2,000 से मैं अपने खर्चे को बढ़ा दूंगी, जो भी वैल्यू है। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक के अंदर, क्लोजिंग स्टॉक को मैं इनकम मान के चलती हूँ। अगर मेरी इनकम बढ़ गई, सीधी सी बात है, अगर मेरी इनकम बढ़ी हुई है तो प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ आएगा। अगर इस साइड पे आओ, इस साइड पे 20,000 रुपए है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बढ़ा हुआ है, तो अगर ये 20,000 रुपए खर्चे तो वही रहने वाले एक्सपेंसेस, तो मेरा प्रॉफिट भी बेटा बढ़ा हुआ आएगा। अब करेक्ट करने के लिए प्रॉफिट को कर दूंगी कम, और वाइस वर्सा केस, ठीक है। इसको करोगे एक बारी में समझ में आ जाएगा। रॉ मटेरियल, मैम यहाँ पे क्या है, ओपनिंग स्टॉक की बात हो रही है, ओपनिंग स्टॉक की बात हो चाहे किसी का भी क्यों ना हो, रॉ मटेरियल का, एफजी का, कुछ भी हो, खर्चा है मेरा, ठीक है। कॉस्ट में कितना, 80,000, फाइनेंशियल में कितना, 1,00,000। तो एक्सपेंस जो है कॉस्ट के अंदर कितना आएगा, कॉस्ट के अंदर 80,000 है, कम है, तो इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ गया होगा। मुझे क्या करना है, प्रॉफिट को कम कर देना है। तो देखो यहाँ पे लेस की कैटेगरी के अंदर आ रहा होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। देखो मैं आपको ये कैलकुलेशन पे नहीं लेके जाऊंगी, मेरा बस पर्सपेक्टिव ये है, कैलकुलेशन खुद कर लोगे, क्या चीज ऐड हो रही है, क्या चीज लेस हो रही है, और वो क्यों हो रही है। जिस बच्चे को ये ऐड और लेस वाला फंडा समझ में आ जाएगा, क्या वो क्वेश्चन गलत कर पाएगा, नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद फिनिश गुड की बात करें, कॉस्ट के अंदर फिनिश गुड की वैल्यू कितनी है, 1,12,000, और यहाँ पे कितनी है फाइनेंशियल में, 1,04,000। तो ओपनिंग स्टॉक के फिनिश गुड की बात करते हैं, खर्चे की बात कर रहे हैं। मैम मैंने खर्चा ज्यादा दिखा दिया, एक्सपेंस मैंने ज्यादा दिखा दिया, तो उस केस में प्रॉफिट मेरा कम हो गया होगा। अब मुझे प्रॉफिट को ऐड बैक कर देना है, तो देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड को मैंने ऐड कर रखा है। सिमिलरली अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च क्लोजिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल 68 था, होना कितना चाहिए था, 72,000 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक इनकम रिफ्लेक्ट करता है, इनकम मैंने कम दिखाई, प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, प्रॉफिट को बढ़ा दो, ठीक है जी। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मैंने ऐड कर रखा है। अब यहाँ पे आ जाओ, फिनिश्ड गुड के क्लोजिंग स्टॉक पे 1,00,000 और यहाँ पे 88,000, मतलब मैंने इनकम ज्यादा दिखा रखी है, प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट को मैं क्या कर दूंगी, कम कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड को कम कर दिया, ठीक है। आई होप ये वाली चीजें आपको समझ में आ गई। इंटरेस्ट चार्जिंग कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट में इंटरेस्ट जो चार्ज हुआ सिर्फ कॉस्ट में ही चार्ज हुआ, इंटरेस्ट चार्ज ओनली इन कॉस्ट। मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई ऐसी चीज है जो सिर्फ कॉस्ट भी चार्ज हो रही है तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम कर देगी, इंटरेस्ट चार्ज किया गया, ध्यान रखना, फोकस करना, वर्ड चार्ज लिखा हुआ है, रिसीव नहीं लिखा हुआ। रिसीव होता तो प्रॉफिट बढ़ता क्योंकि इनकम होती, चार्ज है तो मतलब खर्चा है, सिर्फ कॉस्ट का है, ऐड बैक कर दूंगी कॉस्ट के अंदर। फाइनेंशियल का जो प्रॉफिट है वो सेम रहना है, कॉस्ट के अंदर मैंने खर्चा जो है वो 64,000 रुपीज़ का दिखाया तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया। फाइनेंशियल को नो टच, कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा दो, 64,000 से मैंने बढ़ा दिया। फिर उसके बाद आपके आते हैं कुछ एक्सपेंसेस, कुछ गुडविल और कुछ डिविडेंड जो कि रिसीव हो रहा है। तो ये खर्चे की ये जो है गुडविल और एक्सपेंसेस मेरे, ये फाइनेंशियल में रिफ्लेक्ट होते हैं। फाइनेंशियल का खर्चा कम हो, फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो कॉस्ट का प्रॉफिट कर दो कम। तो देखो 6,000, गुडविल के 10,000 मैंने कम कर दिए। डिविडेंड ऑन शेयर रिसीव्ड, 16,000 रुपए का डिविडेंड रिसीव हुआ है, इनकम है, फाइनेंशियल में जाती है, प्रॉफिट बढ़ गया तो यहाँ पे प्रॉफिट को बढ़ा दो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्ज, खर्चे मैंने चार्ज करे सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं 3,52,000 रुपीज के, बट कॉस्ट के अंदर कितने आ रहे हैं 3,12,000 के। कुछ खर्चे थे जो कि फाइनेंशियल में 3,52,000 के थे, कॉस्ट के अंदर 3,12,000 के थे। तो इस केस में क्या होगा, कॉस्ट के अंदर जो खर्चा है वो अंडर रिकवर्ड है, अंडर एब्जॉर्ब है। तो कॉस्ट के अंदर अगर खर्चा कम बुक हुआ, कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया होगा। करेक्ट करने के लिए कॉस्ट के प्रॉफिट को कर दो कम, तो करेक्ट करने के लिए मैंने कॉस्ट के प्रॉफिट को कर दिया कम, मेरा फाइनेंशियल के हिसाब से प्रॉफिट निकल कर आ गया। अगर तो क्वेश्चन के अंदर फाइनेंशियल का प्रॉफिट आपको गिवन होगा बेटा, यहाँ एक बारी में आपका मैच हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। पर अगर गिवन नहीं है तो उस केस के अंदर आपको हमेशा फोकस करना है कि आप ये 3 पॉइंटर्स को अपने दिमाग में लेके चलो। अगर ये 3 अच्छे से लर्न है, इनका इंपैक्ट क्या रहने वाला है वो लर्न है, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। थर्ड टाइप के क्वेश्चन पे 2023 में आपका आया था। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया आपको, नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल के हिसाब से, नेट प्रॉफिट कॉस्ट के हिसाब से, दोनों चीजें गिवन है। मैम बहुत बढ़िया चीज है। तो देखो प्रॉफिट जो है कॉस्ट के हिसाब से, प्रॉफिट जो है फाइनेंशियल के हिसाब से, दोनों हिसाब से मुझे गिवन है। इसको भी मैं हटा देती हूँ, ठीक है, एक सेकंड दो, इसको भी हम हटा देते हैं। प्रॉफिट कॉस्ट और फाइनेंशियल के हिसाब से दोनों हिसाब से मुझे गिवन है, ठीक है जी। रिफ्लेक्ट करते हुए चलते हैं, यहाँ पे आ जाओ।
नेट प्रॉफिट एज फाइनेंशियल 63,780, कॉस्ट के हिसाब से 66,760, ठीक है जी। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर इन कॉस्टिंग 5,700, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर है, कॉस्टिंग में खर्चा कम दिखाया, कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ गया, करेक्ट करने के लिए कॉस्टिंग के प्रॉफिट को कर दो कम, तो देखो 5700 मैंने लेस कर दिए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर इन एक्सेस ज्यादा दिखा दिए, प्रॉफिट मेरा कम हो गया होगा, प्रॉफिट को बढ़ा दो, 4250 से प्रॉफिट को मैंने कर दिया ऐड, ठीक है जी। उसका डेप्रिसिएशन जो फाइनेंशियल में चार्ज हुआ है वो हो रहा है 3660 का, डेप्रिसिएशन जो कॉस्ट में चार्ज हुआ है वो हो रहा है 3950 का। डेप्रिसिएशन एक तरीके का मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है, खर्चा है, कॉस्ट में मैंने ज्यादा दिखा दिया, अगर कॉस्ट में मैंने ज्यादा दिखा दिया तो कॉस्ट का प्रॉफिट हो गया होगा कम, कॉस्ट का प्रॉफिट का डिफरेंशियल अमाउंट डेप्रिसिएशन का कर देंगे हम ऐड बैक, तो ये मैंने 290 ऐड बैक कर दिए। फिर उसके बाद आगे बोल रहे इंटरेस्ट रिसीव बट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्टिंग, ऐसा इंटरेस्ट मुझे रिसीव हुआ है, फाइनेंशियल में रिसीव हुआ, कॉस्टिंग में नहीं दिखाया, तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ मतलब फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ गया होगा, कॉस्ट का प्रॉफिट भी भाई 450 से बढ़ा दो। उसके बाद इनकम टैक्स जो मैंने फाइनेंशियल के बुक हिसाब से पे किया है, कॉस्ट में पे नहीं किया, कॉस्ट में नहीं दिख रहा, तो भैया प्रॉफिट हुआ होगा कम, 600 से प्रॉफिट को कर दो आप कम। उसके बाद बैंक का इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट का मतलब क्या, मेरे खाते के अंदर पैसे आए हैं, इंटरेस्ट आया है, तो भैया प्रॉफिट बढ़ गया होगा, इनकम है मेरी फाइनेंशियल बुक के अंदर, कॉस्टिंग की भी इनकम 230 से बढ़ा दो। उसका स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक, स्टोर एडजस्टमेंट जो मैंने फाइनेंशियल बुक के अंदर क्रेडिट करी है, कितने की, 420 रुपीज की, इससे क्या होगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, कॉस्टिंग के अंदर भी प्रॉफिट को बढ़ा दो। यहाँ पे डेप्रिसिएशन और स्टॉक चार्ज इन फाइनेंशियल बुक, फाइनेंशियल की बुक के अंदर उन स्टॉक के ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, कॉस्टिंग के अंदर मैंने कोई ऐसा डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, तो फाइनेंशियल के हिसाब से प्रॉफिट हो गया कम, कॉस्ट वही है, कॉस्ट के हिसाब से प्रॉफिट को कर दो कम, तो देखो 860 का मैंने प्रॉफिट कर दिया कम, ठीक है जी, 860 के हिसाब से हो गया कम। उसका डिविडेंड जो प्रोवाइड किया, डिविडेंड अप्रोप्रिएटेड इन द फाइनेंशियल अकाउंट, डिविडेंड जो दिया है, अप्रोप्रिएट किया है, तो उस केस में कितना हो जाएगा, 1200 रुपए का। देखो फोकस करना, यहाँ पे ना वर्ड रिसीव नहीं लिखा हुआ कि डिविडेंड रिसीव हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिविडेंड जो अप्रोप्रिएट किया है, डिविडेंड अप्रोप्रिएशन। आपको पता है एक चीज होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है आपका अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है, खर्चा तो है पर ये खर्चा अगर इनकम है, प्रॉफिट है तब देना है, प्रॉफिट है तब भी देना है, लॉस है तब भी देना है। अप्रोप्रिएशन का मतलब मेरा वो खर्चा जो सिर्फ प्रॉफिट है तभी देना है मेरे को, तो डिविडेंड तो भैया तभी देते हैं ना जब प्रॉफिट हुआ होता है कंपनी को, अगर कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं है तो अपने लॉसेस से डिविडेंड थोड़ी देगी, तो ये वो वर्ड है, इसका मतलब क्या, डिविडेंड दे रहे हैं, तो भैया फाइनेंशियल के हिसाब से प्रॉफिट हो गया कम, कॉस्ट के हिसाब से प्रॉफिट को कर दो कम, तो 1200 रुपये मैंने यहाँ पे कर दिए कम। उसके बाद लॉस हो गया, लॉस हो गया तो क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा कम, प्रॉफिट कम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट के हिसाब से प्रॉफिट को कर देंगे कम 260 रुपए का। तो आई होप ये ऐड और लेस समझ में आ गया। इसके अंदर 2-3 पॉइंटर्स थे जो कि न्यू थे, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया। फोकस ये रखना है कि मुझे वर्ड, ये जो लाइन है इसका मतलब समझ में आए और इसका ट्रीटमेंट क्या होने वाला है वो समझ में आए। आगे चलो जी, आगे आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। एक कंपनी मेंटेन कर रही है सेपरेट कॉस्ट और सेपरेट फाइनेंशियल अकाउंट्स को, और जो उसका कॉस्टिंग का प्रॉफिट है, ठीक है जी, वो डिफरेंट है अपने फाइनेंशियल के प्रॉफिट से। जो फाइनेंशियल का प्रॉफिट है वो है बेटा 50,000 रुपीज का। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर चीज क्या है, आपको बेटा कॉस्ट के हिसाब से प्रॉफिट को डिटरमाइन करना है। मैम अभी तक तो हम ये समझते हुए आ रहे थे कि जो मेरा कॉस्टिंग का प्रॉफिट है सारे के सारे चेंजेस प्लस और माइनस तो उसके अंदर करने हैं, फाइनेंशियल का जो प्रॉफिट है वो तो मेरा सेम ही रहने वाला है। अब यहाँ पे तो मेरे से उल्टा हो गया, यहाँ पे तो मुझे फाइनेंशियल का प्रॉफिट गिवन हो गया और बोल रहे कॉस्ट के हिसाब से जो है उसको आपको निकाल के बता रहे, तो इसका मतलब हम यहाँ तो हम फंस गए। यहाँ पर तो जो भी प्लस माइनस करना है वो तो फाइनेंशियल के प्रॉफिट के अंदर गिवन है, करके चलना है, क्योंकि कॉस्ट के हिसाब से तो कुछ भी नहीं होगा। तो बेटा कुछ भी नहीं करना, जो अभी तक जैसे हम दिमाग लगा रहे थे वैसे ही लगा रहे हैं, और लास्ट में जो मेरा फाइनल आंसर आएगा, जो मेरा मन कहेगा कि भैया ये मेरा फाइनल आंसर है, उसको कर देना उल्टा। सिखाऊं क्या बात करने की कोशिश कर रही हूं, बताऊं आपको, मैं ये कह रही हूं जो जैसे 1 2 3 जो जैसे इसे ट्रीटमेंट किया करते थे बिल्कुल एज इट इज करना है, और लास्ट में जो मेरा फाइनल आंसर होगा उससे क्या कह देना है कि ये नहीं अब ये, उसका रिवर्स। अगर यहाँ पे फाइनल आंसर आ रहा है प्रॉफिट कम, तो अगर ऐसा सिनेरियो है कि मुझे फाइनेंशियल के हिसाब से काम करके दिखाना है, फाइनेंशियल में प्लस माइनस करना है, तो प्रॉफिट को कर दो बड़ा। जो हमने सीखा, जैसे हमने सीखा बिल्कुल एज इट इज वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे, बट जो मेरा फाइनल आंसर होगा उसको चेंज कर देंगे, बस इस केस सिनेरियो के अंदर, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी, स्टार्ट करें। अ कंपनी मेंटेन सेपरेट कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, दोनों अलग अलग बना रही हैं, एंड द कॉस्टिंग प्रॉफिट फॉर द पर्टिकुलर ईयर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द प्रॉफिट विच इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल का जो प्रॉफिट दैट इज 50,000, कॉस्ट का प्रॉफिट उससे अलग है। अब आपको कुछ वैल्यूज दे रखी है ओपनिंग क्लोजिंग के, जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखी है। डिविडेंड 1,000 रुपीज का था, एक 3 आपको एडजस्टमेंट और एडिशनल
लिए हमें दे रखी है। तो बेसिकली कुछ भी नहीं करना आपको ना, इस क्वेश्चन के अंदर फाइनेंशियल का प्रॉफिट गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम फाइनेंशियल के ही प्रॉफिट को लिख देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल दैट इज 50,000 रुपीज एंड वी हैव टू डिराइव द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। अब उसके लिए जैसे हमने सीखा था बिल्कुल वैसा करेंगे, बस अपना जो फाइनल आंसर होगा उसको कर देंगे चेंज। ठीक है जी, कैसे कहने की कोशिश कर रहे हैं मैम, जैसे मैंने आपको क्या सिखाया था, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इज कंसीडर्ड एज एन एक्सपेंस एंड क्लोजिंग स्टॉक इज कंसीडर्ड एज एन इनकम। एंड व्हेनेवर द एक्सपेंस इंक्रीजेस विच मीन्स अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट मेरा कम होगा। करेक्ट करने के लिए मुझे प्रॉफिट को ठीक करना है। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ पे बोला है रॉ मटेरियल का जो ओपनिंग स्टॉक है कॉस्ट के हिसाब से उसकी वैल्यू है 5,000 रुपीज, वेरस फाइनेंशियल के हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी है 5,500 की, विच रिफ्लेक्ट्स कि कॉस्ट के अंदर जो ओपनिंग स्टॉक था, जो एक्सपेंस था, वो मेरा कम बुक हुआ। अगर मेरा एक्सपेंस कम बुक हुआ इसका मतलब मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा। अगर प्रॉफिट मेरा ज्यादा दिख रहा है तो उसको करेक्ट करने के लिए मैं प्रॉफिट को कर दूंगी कम। अब ये जो मेरा आंसर डिराइव हुआ कि मुझे प्रॉफिट को करना है कम, अब क्या होगा कि जैसे ही मैंने ये देखा कि मेरे को प्रॉफिट फाइनेंशियल के हिसाब से गिवन है, मेरे को जो प्रॉफिट है फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से गिवन है, तो जो भी मेरा फाइनल आंसर होगा मैं उसको कर दूंगी चेंज। अगर यहाँ पे कम लिखा है तो ज्यादा कर दूंगी, ज्यादा लिखा हुआ तो कम कर दूंगी। बस एक एडिशनल स्टेप आपको इंकर करना होता है। अब इसका और भी प्रोसेस होता है, पर मुझे बेटा आपको कंफ्यूज नहीं करना। मैंने आपको क्या सिखाया, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको एक चीज बिल्डअप करी आपके माइंड के अंदर। ठीक है जी, अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल रही हूँ कि जो भी आपका मन कहेगा कि ये मेरा फाइनल आंसर है, उसको बोलना भाई रुक, उसका फाइनल आंसर को आपको कन्वर्ट कर लेना है उसके वाइस वर्सा सॉल्यूशन के अंदर, कि अगर वो हाँ मतलब इंक्रीज है तो डिक्रीज कर देना, डिक्रीज है तो इंक्रीज कर देना। यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट को कम होना है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, उस चीज को हम क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितने से, 500 की वैल्यू से जो वैल्यू है मेरी एड बैक हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। कोई बात नहीं, आगे और करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक इज कंसिडर एज एन इनकम। अब इनकम जो है कॉस्ट के अंदर कम है, फाइनेंशियल में ज्यादा है। इनकम मैंने कॉस्ट में कम दिखाई है, तो बट ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, मुझे प्रॉफिट को बढ़ा देना है। और जैसे ही मेरा ये फाइनल आंसर निकल कर आया कि प्रॉफिट को मुझे बढ़ा देना है, मैं क्या करूंगी, इस चीज को कर दूंगी रिवर्स। आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जो रिवर्स मैं कर रही हूँ सिर्फ एक ही सिनेरियो में होगा, कब, जब मुझे कॉस्ट का प्रॉफिट ना गिवन होगी, मुझे फाइनेंशियल का प्रॉफिट गिवन होगा, जब मुझे उल्टी चीज गिवन होगी, तो आंसर मैं रिवर्स कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, लेस कर दूंगी, कम कर दूंगी इस चीज को। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, लेस करके चल रहे हैं। वैल्यू कितनी रहने वाली है, 1300 की बेटा आपकी वैल्यू रहने वाली है। ठीक है, आगे चलो। अब उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। फिनिश गुड का मुझे ओपनिंग स्टॉक गिवन है 12,000 रुपीज का कॉस्ट में था, फाइनेंशियल में 15,000 का था। इसका मतलब खर्चा मैंने कम दिखाया, एक्सपेंस जो था मैंने कम दिखाया। अगर एक्सपेंस मैंने कम दिखाया तो ऑब्वियसली बात है मेरा प्रॉफिट क्या होगा, मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा। प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए प्रॉफिट को कर दूंगी मैं ठीक। अब ये तो मेरा सोल्यूशन निकल कर आया, पर क्या है, मुझे इस फाइनल आंसर को कर देना है रिवर्स, उल्टा कर देना है। तो अब मैं क्या कर दूंगी, इस प्रॉफिट को बढ़ा दूंगी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड यहाँ पे ऐड कर रखा है, और कितनी वैल्यू से ऐड होगा, ये बेटा आपका ऐड होगा 3,000 की वैल्यू से। ठीक है जी, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इनकम होती है। फाइनेंशियल में जो इनकम है 16,000 की, कॉस्ट में इनकम 14,000 की, मतलब इनकम जो मैंने कम रिफ्लेक्ट करी है। तो बट ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट कम आया होगा, प्रॉफिट को मुझे बढ़ा देना है, और जो फाइनल आंसर होगा उसके अंदर क्या होगा कि प्रॉफिट को मैं कम कर दूंगी। ठीक है जी, यहाँ तक तो हम निकालते ही हैं। इसके बाद क्या होगा, मैंने चेंज कर दिया अपना आंसर, और फाइनल आंसर प्रॉफिट को कर दूंगी कम। देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस कर रहे हैं हम इसको, कितनी वैल्यू से, 2,000 की वैल्यू से इसको हम कर देंगे कम। बस ये चीज आपको करनी थी। अब और आगे आ जाओ, डिविडेंड। डिविडेंड ऑफ 1,000 रुपीज रिसीव बाय द कंपनी। कंपनी ने डिविडेंड रिसीव किया। ये जो चीज है मेरे फाइनेंशियल के रिकॉर्ड्स में रिफ्लेक्ट होती है कि फाइनेंशियल का प्रॉफिट मेरा बढ़ जाता है, बिकॉज डिविडेंड मेरी इनकम है जो मुझे रिसीव हो रही है। अब कॉस्ट के अंदर कोई भी चीज नहीं हुई, तो कॉस्ट के अंदर भी मैं इनकम को बढ़ा देती, प्रॉफिट को अपने बढ़ा देती। पर अब क्या है, ये जो मेरा फाइनल आंसर है इसको मैं कर दूंगी चेंज, और मैं क्या कर दूंगी, लेस। डिविडेंड रिसीव यहाँ पे क्या हो गया बेटा, लेस। कितनी वैल्यू से लेस हो गया, ये आपकी वैल्यू 1,000 रुपीज से हो गया लेस। समझ में आ गया। आगे चलो, आगे कह रहे एक मशीन जिसकी जो बुक वैल्यू थी वो 10,000 रुपीज थी, हमने बेच दी 8,000 के अंदर। साफ साफ सी बात है 2,000 रुपए का मुझे सीधा सीधा लॉस दिखाई दे रहा है उस मशीन के ऊपर। मशीन की वैल्यू 10,000 की थी, 8,000 में बेच दी, 2,000 का लॉस है। अब ये जो लॉस है मेरे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब फाइनेंशियल रिकॉर्ड में शो होगा, और लॉस है तो बट ऑब्वियसली बात है कि मेरा जो प्रॉफिट है वो कम हो गया होगा। कॉस्ट के अंदर अब
अभी भी वही है, क्योंकि कॉस्ट में लॉस हम दिखाते ही नहीं, तो कॉस्ट का भी मैं कम करूंगी प्रॉफिट। तो मैम मेरा आंसर है कि प्रॉफिट को कम करना है, पर अब मेरा जो फाइनल आंसर बन के आएगा उसके मैं प्रॉफिट को बढ़ा दूंगी। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ऐड हो रहा है। किस वैल्यू से ऐड होगा, ये आपकी 2000 की वैल्यू से हो जाएगा ऐड। लास्ट, चलो लास्ट एडजस्टमेंट क्या दे रखी है आपको, कंपनी ने चार्ज किया है 10% इंटरेस्ट ऑन द ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ₹80,000। कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी में कितना पैसा लगा हुआ था, 80,000 का, इसका 10% करोगे आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 8,000 रुपये का। कंपनी इतना इंटरेस्ट जो है, कंपनी इतना जो इंटरेस्ट है वो चार्ज कर रही है, ठीक है जी। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताना है। देखो 80,000 रुपये का 10% कितना होता है जी, 8,000 रुपये। कितना होता है जी, 8,000 रुपये। अब ये क्या बोल रहे हैं, कंपनी ने चार्ज किया है 10% का इंटरेस्ट ऑन द ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान से समझना, कंपनी ने चार्ज किया है, कंपनी ने चार्ज किया है, मतलब कंपनी की जेब में पैसा जाएगा। कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के लिए एक तरीके की इनकम है, इनकम है कंपनी के लिए। तो अगर कंपनी की इनकम है जो कि फाइनेंशियल प्रॉफिट के अंदर, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में कंपनी ऐड करके चलेगी, कॉस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है तो कॉस्ट के अंदर भी ऐड करेंगे, बट फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मेरा, फाइनल आंसर हो जाएगा इसको कम करना, लेस करना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लेस किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज 8,000 रुपीज़। अब मुझे इसका फाइनल आंसर आप बता दो कितना आएगा, 50,000। ठीक है जी, कैलकुलेटर निकाल लो। 50,000 प्लस 500, ठीक है जी, प्लस 3,000 प्लस 2,000, 5,000 मैंने ऐड कर दिए, ये आ रहा है मेरा 55,500। अब माइनस करते चलो, -1,300 -2,000 -1,000 और माइनस कितना हो जाएगा मेरा 8,000। ये मेरी वैल्यू आ रही है 43,200 की। ये मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा है, जो कॉस्ट के हिसाब से मेरा प्रॉफिट निकल कर आएगा 43,200 का निकल कर आएगा। 43,200 का मेरा कॉस्ट के हिसाब से प्रॉफिट निकल कर आएगा। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आया। देखो इन वाले क्वेश्चंस के अंदर जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराया, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जैसे हमने प्रोसीजर फॉलो किया था बिल्कुल एज इट इज वैसे ही फॉलो होना है, बस जो भी मेरा आंसर होगा उसको मैं चेंज कर दूंगी। वो मैं चेंज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आप आज तक अभी तक आपने ये सिखाया मैम कि जो भी हम प्रॉफिट ऊपर लेके चल रहे हैं वो कॉस्ट के हिसाब से लेके चल रहे हैं, पर व्हाट इफ द केस कि मुझे कॉस्ट का प्रॉफिट गिवन ही ना हो, तो मुझे फाइनेंशियल के साथ ही स्टार्ट करना पड़ेगा और जो भी मेरा फाइनल आंसर होगा उसको मैं कर दूंगी चेंज। इतनी सी बात अगर समझ में आ गई तो बेटा आपने अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर ली है। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट में अपने टाइप 2 के क्वेश्चन को कैटर करेंगे। देखो मेरे टाइप 2 के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ठीक है। अब बेटा आगे चलो, आपके टाइप 1 के क्वेश्चन के अंदर ही आपका क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आ रखा था 2025 के अंदर। कुछ नहीं करना, आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के दिखानी है। अब आपको चीजें ऑलरेडी गिवन है, इसमें से बहुत सारी चीजें मैंने आपको करवाई रखी है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर रखा है। मैम फिर आपने ये क्वेश्चन क्यों लिया, सिर्फ इस चीज की वजह से। यहाँ पे आपको नेट लॉस गिवन है फाइनेंशियल के हिसाब से भी और नेट लॉस गिवन है कॉस्ट के हिसाब से भी। आप समझ रहे हो मेरी बात को। प्रॉफिट जैसे होता था तो यहाँ पे प्रॉफिट लिखते थे कॉस्ट का, नीचे प्रॉफिट लिखते थे फाइनेंशियल का, हम कर लिया करते थे। बट मैम व्हाट इज द सिनेरियो कि अगर नेट लॉस गिवन हो तब क्या करना। बेटा जो मैंने आपको सिखा रखा है ना कि ये चीजें आपकी ऐड होंगी, ये चीजें आपकी लेस होंगी, बिल्कुल एज इट इज वही फॉर्मेट रहने वाला है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने। कोई कंफ्यूजन अपने को क्रिएट करनी ही नहीं कि मैम लॉस था तो वो चीजें ऐड करनी है, लेस करनी है, क्या करना है। देखो मैं आपको फिर से बताती हूँ, हमने क्या किया, नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स दिखाया कितना 3,50,000 का, नेगेटिव में दिखाना विच रिफ्लेक्ट्स की मेरा लॉस है, ठीक है जी। नीचे आ जाओ, नेट लॉस दिखा दो मेरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से कितना है 4,42,000 रुपीज का। अब मुझे कुछ चीजें ऐसे ऐड करनी है, कुछ ऐसे लेस करनी है कि जो मेरा नेट लॉस है वो फाइनली मेरा 4,42,000 का निकल कर आए। तो एक एक चीज पे आ जाओ, हमने क्या सीखा था, वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड हुए हैं कॉस्ट अकाउंट के अंदर। अगर मैंने खर्चा कम डाला तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मेरा बढ़ गया होगा, मुझे प्रॉफिट को कम करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने लेस ही कर रखा है, अंडर रिकवरी ऑफ वर्क ओवरहेड कितना 10,000 रुपीज से। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि मैम यहाँ पे लॉस है यहाँ पे प्रॉफिट है, जो मैंने आपको सिखा रखा है आपको वैसे ही करना है, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिकवर हुए इन एक्सेस, ज्यादा रिकवर हो गए मैम, ज्यादा रिकवर हो गए, प्रॉफिट कम हो गया होगा, प्रॉफिट को मैं बढ़ा दूंगी। तो यहाँ पे बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को मैंने ऐड कर दिया। डेप्रिसिएशन जो फाइनेंशियल में गया था 20,000 का, जो कॉस्ट में गया 24,000 का। कॉस्ट में जो खर्चा है वो ज्यादा बुक हो गया 4,000 से, तो ज्यादा बुक हो गया, क्या होगा, प्रॉफिट कम हो गया होगा, मुझे प्रॉफिट को बढ़ा देना है। 4,000 से मैंने प्रॉफिट को बढ़ा दिया, एड बैक कर दिया उस चीज को। उसके बाद डिविडेंड रिसीव है, फाइनेंशियल के अंदर था कॉस्ट में नहीं है, तो फाइनेंशियल में क्या हुआ होगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा। यहाँ पे कॉस्ट में क्या है, मैं प्रॉफिट को अगेन बढ़ा दूंगी। तो देखो डिविडेंड रिसीव मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 10,000 रुपीज का। उसके बाद ऑब्सोलेंस लॉस इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो गया, कॉस्ट का प्रॉफिट कर दो कम। इनकम टैक्स, फाइनेंशियल का प्रॉफिट हो गया कम, कॉस्ट का प्रॉफिट कर दो कम। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, क्रेडिटेड लिखा हुआ है, इंटरेस्ट मिला है। अगर बेटा यहाँ पे डेबिटेड वर्ड यूज होता इसका मतलब पैसा कटा है,
क्रेडिट इनकम मतलब पैसा मिला है, तो देखो यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट मैंने मिला, इनकम मिली, फाइनेंशियल में बढ़ गया प्रॉफिट, कॉस्ट में प्रॉफिट को बढ़ा दो, तो बढ़ा दिए मैम 2000 से। यहाँ पे क्या स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ है फाइनेंशियल में। ये सारी की सारी वो चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। मैम करवा के रहे हो सिर्फ इस वजह से कि आपको बेटा फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि मेरा यहाँ पे नेट लॉस है, मेरा नेट प्रॉफिट है, मैं जैसे करती हुई आ रही हूँ मुझे एज इट इज सिर्फ वैसे ही करके चलना है और मेरा आंसर फाइनल टैली हो जाएगा। ठीक है जी। डेप्रीसिएशन ऑफ स्टॉक चार्ज इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड, डेप्रीसिएशन ऑफ स्टॉक जो मैंने चार्ज किया था, फाइनेंशियल प्रॉफिट हो गया वो कम, बिकॉज डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। अब सिमिलरली वो क्या करूंगी, कॉस्ट के अंदर भी कम कर दूंगी, तो मैंने ये बेटा यहाँ पे कम कर दिया। तो इन सब चीज़ों का टोटल आया 22,000 रुपीज़ का, इन सब चीज़ों का टोटल आया मेरा 1,14,000 का। जब मैंने क्या किया, माइनस कैलकुलेटर आपको सबको पता ही है, लेके जा सकते हो, तो माइनस 3,50,000 प्लस का 22,000 माइनस का 1,14,000, मेरा फाइनल आंसर निकल कर आ रहा है 4,42,000 रुपीज़ का नेगेटिव मैच हो गया। बहुत ईजी है, जैसे मैंने आपको करवा रखा है वैसे ही करना है, कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे नेट लॉस था, यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। और देखो बिल्कुल सिमिलर टाइप का जो क्वेश्चन था आपके ऑनर्स के अंदर आया था 2025 के अंदर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, इनकम टैक्स है, बैंक इंटरेस्ट है, वर्क ओवरहेड है, डेप्रीसिएशन जो गिवन है, ऑफिस और एडमिन का खर्चा और लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, स्टोर एडजस्टमेंट, डेप्रीसिएशन। बिल्कुल बताओ कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट है जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है, सेम बिल्कुल एज इट इज। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल के अंदर तो आपका नेट प्रॉफिट है, कॉस्ट के अंदर आपका नेट लॉस है 4,200 का। अरे भाई मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे लॉस है चाहे प्रॉफिट है, मैंने जैसा सीखा है मैं वैसे ही करके चलूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो वो सारी चीजें जो मैंने आपको अभी अभी डिस्कस करके दी है बिल्कुल एज इट इज आपका सेम क्वेश्चन आ रखा है। अब मैं आपको ये चीज क्यों समझा रही हूँ इतना फोकस देके, बिकॉज बेटा जब मैं आपको टाइप 2 के, जब मैं आपको टाइप 3 के क्वेश्चन कराऊंगी उसके अंदर भी ये चीज आएगी आपके साथ कि भैया एक जगह पे लॉस है, एक जगह पे प्रॉफिट है, या फिर दोनों जगह पे प्रॉफिट है, या फिर दोनों जगह पे लॉस है। तो उस केस में क्या होगा बेटा, जो हमने सीख रखा है हम वैसे ही करके चलेंगे, हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसमें फर्क ही नहीं आने वाला। जो चीज़ें हमने सीखी है ऐड होंगी वो ऐड ही होंगी, जो चीज़ें सीखी है लेस होंगी वो लेस ही होंगी, कोई फर्क नहीं आएगा। इस वाले क्वेश्चन को आप चेक कर लेना, इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे आपको अटेस्ट कर दिया। मेरा फाइनल आंसर 5,000 रुपये का प्रॉफिट जो है फाइनेंशियल के हिसाब से निकल कर आ गया। अब पेपर में हमेशा ध्यान रखना, हमेशा हमेशा पहली प्रेफरेंस के अंदर कॉस्ट से ही स्टार्ट करके चलना। अगर कॉस्ट से नहीं कर पा रहे किसी रीजन की वजह से, और रीजन क्या होगा मैम, कॉस्ट का प्रॉफिट या कॉस्ट का लॉस मुझे गिवन ही नहीं है, तो उस केस में फाइनेंशियल के हिसाब से चल के चलना। अब फाइनेंशियल के अंदर आपको क्या करना है, जो भी आपका फाइनल आंसर आता है, जैसे कि मैंने सोचा इसको ऐड करूंगी या इसको लेस करूंगी, जो भी आपका फाइनल आंसर है उसको कर देना बस चेंज, और कुछ भी नहीं करना, एक बार चेंज कर देना उसको। फाइनल आंसर आपका मन कहेगा यही है पर उसको चेंज कर देना। और ये कौन से केस में होगा, सिर्फ एक ही केस के अंदर, जब आप यहां से कॉस्ट से शुरुआत नहीं कर रहे। जब जब आप कॉस्ट से फाइनेंशियल पे जा रहे हो जैसे हमने सीखा वैसे ही, पर जब जब आप फाइनेंशियल से कॉस्ट पे जा रहे हो तो जैसे जो भी आपका फाइनल आंसर होगा उसको कर देना चेंज। ठीक है जी, तो ये आपके यहाँ पे टाइप 1 के क्वेश्चंस कवर होते हैं। चलो बेटा अब हम चलेंगे अपने टाइप 2 के क्वेश्चंस पे, जो कि मेरे प्रीवियस में आ रखे हैं। ये भी बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं होता, बस आपकी जो रिकंसिलेशन जो आपने ऑलरेडी सीख रखी है इसके साथ आपको कॉस्ट शीट भी बनानी होती है, जो कि हम ऑलरेडी यूनिट 1 के अंदर सीख कर आ चुके हैं। ठीक है जी, तो देखो सबसे पहले द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट। आपको ओम इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट ऑलरेडी गिवन है। अब आपको सारी चीजें गिवन होती है, आपको क्या करना होता है, आपको वो सारी फिगर्स उठानी होती है जो बेटा आपकी कॉस्ट शीट के अंदर आती है। तो मतलब बिफोर स्टार्टिंग दिस आपको एक चीज की हमेशा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कॉस्ट शीट के अंदर कौन कौन सी आइटम आती है, जैसे कि मैम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सबको मिला के आपकी प्राइम कॉस्ट बनती है। फिर बेटा आपके फैक्ट्री ओवरहेड जाता है, जिसको मैं वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स कुछ भी कह सकती हूँ। ठीक है जी, वर्क्स ओवरहेड। तो ध्यान रखना कि उसके बाद मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट निकल कर आती है। उसके बाद मैं ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट करती हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है मेरा। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स की एडजस्टमेंट करती हूँ, जो कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन मेरे नहीं होते हैं, आरटीपी रिलेटेड नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद टोटल कॉस्ट आती है, प्रॉफिट ऐड करती हूँ, मेरी सेल्स निकल कर आ जाती है। इस वाले क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, मैं आपको वो सारी चीजें बता के चलूंगी जो कि आपके कॉस्ट शीट में इंक्लूड होती है, और वो सारी चीजें जो कि आपके सिर्फ फाइनेंशियल नेचर के कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं होती। सबसे बड़ा तो मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस। अगर नीचे एडजस्टमेंट पढ़ लो, नीचे एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है कि भैया मटेरियल कंज्यूम तुम इतना लेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड के हिसाब से, तो वो वाला उठा के चलना। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो जो यहाँ पे मटेरियल गिवन है, जो यहाँ पे वेजेस गिवन है, एज इट इज आपको ले लेने हैं, यही आपके कॉस्ट में रिफ्लेक्ट करेगा। सीधी सी बात है, जो खर्चा आपके फाइनेंशियल नेचर के अंदर आ रहा है, जो खर्चा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ रहा है, वही खर्चा आपकी कॉस्ट शीट में आएगा। कैसा, डायरेक्ट मटेरियल का 24,000, डायरेक्ट वेजेस का 8,000। तो मटेरियल का कितना हो जाएगा, मटेरियल का ये आ गया आपका 24,000 का, और आपका वेजेस का आ गया 8,000 का। यहाँ पे कहीं भी मुझे ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं गिवन, यहाँ पे बेटा वर्क एक्सपेंसेस गिवन है, विच रिफ्लेक्ट्स की मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, तो यहीं पे मेरी प्राइम कॉस्ट बनकर आ जाएगी। इन दोनों का करना टोटल 32,000 की मेरी प्राइम कॉस्ट बनकर आ गई। अब प्राइम कॉस्ट के बाद क्या ऐड करते हैं उसके अंदर, फैक्ट्री ओवरहेड्स या फिर वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड मुझे
गिवन है 24,000 के, क्या मैं यही ले लूँ? अरे रुको, एक बार एडजस्टमेंट पढ़ लेती हूँ नीचे। इन्होंने नीचे क्या बोल रखा है, वर्क ओवरहेड रिकवर होंगे 100% ऑफ प्राइम कॉस्ट। कॉस्ट के अंदर ये 24,000 रुपये आपको लेके नहीं चलना है, कॉस्ट के अंदर जो मैं बता रहा हूँ वो लेके चलना है। कॉस्ट के अंदर बताया क्या गया, जो मेरे वर्क ओवरहेड है, जो मेरे फैक्ट्री ओवरहेड है, वो प्राइम कॉस्ट का 100% होंगे। मैम मेरी प्राइम कॉस्ट ही कितनी है? 32,000 की प्राइम कॉस्ट है, तो जो मेरे वर्क ओवरहेड होंगे वो भी 32,000 के होंगे। टोटल जो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आई, या जो मेरी वर्क कॉस्ट निकल कर आई, या वो मेरी फैक्ट्री कॉस्ट निकल कर आई, वो निकल कर आई है 64,000 रुपीज़ की। ठीक है जी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मान के चलना कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये आपके रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं होते अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई करे। अभी कितने दे रखे हैं? ये दे रखे हैं मुझे 24,000 के। अभी मैं करती हूँ उसको होल्ड, बिकॉज इससे पहले मुझे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट करके चलनी है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, सेल्स कितनी है? 700 यूनिट्स की। फिनिश गुड्स कितने हैं? 100 के। तो आपको पता है 700, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका? 100। टोटल कितनी हो जाएंगी आपके जो यूनिट्स प्रोड्यूस होंगी? टोटल आपकी 800 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई होंगी। समझ में आ गया आपको? तो बेसिकली ये जो 100 है ये आपकी क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्लोजिंग स्टॉक की अगर वैल्यूएशन गिवन नहीं है तो इट इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये आपको ऑलरेडी बात पता है। ठीक है जी। तो आपको ये वाली वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की 7,000 नहीं लेके चलनी, आपको बेटा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू खुद निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालनी पड़ेगी? 64,000 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी। डिवाइड किससे करेंगे? जितनी मेरी टोटल यूनिट्स है दैट इज 700 प्लस 100 कितनी हो जाएंगी? 800 यूनिट है। मल्टीप्लाई किससे करूँगी? जितनी मेरी क्लोजिंग स्टॉक के अंदर रह गई। 100 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में रहेगी, मेरी वैल्यू 8,000 निकल कर आ गई, और इसको मैं कर दूंगी लेस। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग का ऐड होता है, क्लोजिंग का लेस होता है, तो ये मैंने क्या कर दिया? लेस कर दिया। अब मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आएगा 56,000 रुपीज़ का। अब मैं क्या करूँगी? इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स की क्या करूँगी? एडजस्टमेंट करके चलूँगी। और नीचे मुझे दे रखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 30% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पता है गलती करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो मेरे यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं ना 32,000 के, या फिर जो मैं कह सकती हूँ वर्क ओवरहेड है ना, उसी को क्या करते हैं, उसी का ही वो 30% निकाल देंगे। यहाँ पे हर बच्चा गलत कर देता है। आपको ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट लिखी हुई है। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या? ओवरहेड की बात नहीं हो रही है, टोटलिटी के अंदर वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट सब ऐड करने के बाद कितनी आ रही है? दैट इज 64,000। तो यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो दिखाने वो 64,000 का 30% दिखाने, ना कि 32,000 का 30%। ये कितना आ जाएगा? 19,200। टोटल कॉस्ट निकल कर आ गई। सेल्स की वैल्यू आप यहाँ से उठा लेना 1,40,000, 1,40,000। बैलेंसिंग फिगर मेरा प्रॉफिट निकल कर आ गया एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से मेरा प्रॉफिट ये निकल कर आ गया। अब आप ये मुझे कहोगे मैम ये सारी आइटम तो रहेगी, बेटा एडजस्टमेंट में तो कुछ गिवन नहीं है। आप अब नीचे आ जाओ, गुडविल क्या कॉस्ट शीट में कहीं पड़ी है? नहीं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स जो मैंने राइट ऑफ करवाए हैं उसके लिए कभी मैंने पढ़ा कि कॉस्ट शीट में आते? नहीं। प्रॉफिट तो मैं खुद ही डिटरमाइन करूंगी। सेल्स मैंने डाल दी, क्लोजिंग स्टॉक की मैंने वैल्यूएशन निकाल दी, और इंटरेस्ट रिसीव कभी भी कॉस्ट शीट के अंदर आता है? नहीं आता। मैम तो ये जो चीज़ें मेरी रह गई जैसे कि गुडविल, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, इसका क्या करूंगी? बेटा इसका ट्रीटमेंट करके चलेंगे उसकी रिकंसिलिएशन के अंदर। मैंने क्या उठाया? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। कितना गिवन हो गया? 64,800 का। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल, पता है सबसे ज़्यादा टाइप 2 के क्वेश्चन का आपके लिए बेस्ट पार्ट क्या होता है? बेटा आपको क्या चीज़ गिवन है? आपको फाइनेंशियल के हिसाब से प्रॉफिट गिवन है, आपको एक चीज़ डिटरमाइन करनी है, दूसरी आपको गिवन है, आपको कुछ चीज़ें ऐड या लेस करके चलनी है, आप अपना फाइनल आंसर मैच तक कर सकते हो। मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन होता है जिसके अंदर बच्चा 100% इस चीज़ की एश्योरेंस ले सकता है कि हाँ जो मैंने आंसर निकाला है बिल्कुल परफेक्ट निकाला है। ये चीज़ समझ में आ गई? तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना है? 64,800 का। अब एक एक चीज़ को पकड़ते हुए चलो। सबसे पहले तो ये दो एडजस्टमेंट आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपको पता ही नहीं कि मैम कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर मुझे ऐड या लेस करनी है, वो चीज़ें कौन कौन सी होंगी। तो आपको पता क्या करना है, आप ना एक एक चीज़ को उठाते हुए चलो और देखो कि क्या उस चीज़ की वैल्यू सेम यहाँ पे आ रही है। अगर आ रही है तो ठीक है, अगर वो सेम वैल्यू नहीं आ रही, उससे ज़्यादा है या उससे कम है, इसका मतलब खर्चा जो है वो ओवर एब्जॉर्ब या अंडर एब्जॉर्ब हुआ है आपकी कॉस्ट शीट के अंदर। और ऐसी भी कुछ चीज़ें होंगी जो कि यहाँ पे आ ही नहीं रही, तो उन चीज़ों को आपको ट्रीटमेंट करके चलना है। जैसे कि मैं सिंपलेस्ट तरीका आपको बता रही हूँ, मटेरियल कंज्यूम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हटा दो। डायरेक्ट वेजेस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सेम है, हटा दो। वर्क एक्सपेंसेस यहाँ पे 24 है और यहाँ पे कितने 32,000 के। मेरी दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि कॉस्ट शीट के अंदर जो कॉस्ट अकाउंट है उसके अंदर जो मेरे ओवरहेड्स है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हुए हैं, ओवर एब्जॉर्ब हुए हैं। तो बट ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट कम हुआ होगा, उसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ है तो मैं इसको बढ़ा दूंगी। तो ऐड मैंने कर दिया ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क ओवरहेड। अब यहाँ पे चलो मैं एक क्वेश्चन आपको डिटेल में लेकर जा रही हूँ ताकि आपको कंसेप्ट सारे रिवाइज होते
तो चल जाए। उसके बाद सारे क्वेश्चन हम स्पीड के अंदर करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद बेटा आपके आगे आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। यहाँ पे कितने हैं 24,000 के, यहाँ पे कितने हैं 19,200। साफ साफ पता चल रहा है कि जो खर्चा है कॉस्ट के अंदर कम एब्जॉर्ब हुआ है, अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा। इसकी वजह से खर्चा मैंने कम दिखाया तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा। प्रॉफिट को मैं कर दूंगी लेस, तो देखो लेस में आपको यहाँ पे दिखेगा अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। फिर आगे गुडविल रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, ये ऐसे खर्चे थे जो कि सिर्फ फाइनेंशियल के अंदर रिफ्लेक्ट करते थे, कॉस्ट के अंदर दिखे ही नहीं, तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट हो गया होगा कम, तो कॉस्ट का भी प्रॉफिट का कर देंगे कम। कितने से 8,000 से 6,000 से, तो 8,000 से लेस, 8,000 से लेस, 6,000 से लेस मैंने करके दिखा दिया। नेट प्रॉफिट को मैं टच नहीं कर रही। सेल्स की बात करते हैं, सेल्स 1,40,000, यहाँ पे भी 1,40,000, कुछ बात नहीं है। फिनिश स्टॉक की बात करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 7,000 का है, यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन निकाली वो 8,000 की है। यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ज़्यादा दिखाया, मैंने आपको समझा रखा है क्लोजिंग स्टॉक इज कंसीडर एज इनकम। अगर इनकम कॉस्ट में ज़्यादा दिखाई तो प्रॉफिट ज़्यादा हुआ होगा, मुझे प्रॉफिट को बैलेंस करने के लिए करना है कम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लेस के अंदर दिखेगा डिफरेंस इन वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड, लेस हो रही है वो चीज़। फिर इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, भाई प्रॉफिट जो है मेरे फाइनेंशियल के रिकॉर्ड्स में बढ़ गया होगा, तो कॉस्ट के रिकॉर्ड में भी प्रॉफिट को बढ़ा दो, तो इंटरेस्ट रिसीव को कर दिया मैंने ऐड। ये सारी चीज़ें एडलेस करने के बाद मेरा फाइनल आंसर निकल कर आएगा 56,000 रुपीज़ का, जो कि मेरा यहाँ पे नेट प्रॉफिट से क्या हो गया, मैच। बहुत ईजी है टाइप 2 के क्वेश्चन। इवन टाइप 2 के क्वेश्चन के अंदर ऐसे क्वेश्चन होता है जिसमें आप एश्योरेंस ले सकते हो कि जो भी मैंने एडलेस किया है वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि आप अपने फाइनल आंसर को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। करना कैसे है वो मैंने आपको सिखा दिया कि पहले तो आप अपनी कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर लो और उसके बाद एक एक चीज़ उठाओ, अगर उसकी वैल्यू मैच होती जा रही है, जैसे कि मेरा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस की वैल्यू मैच होती जा रही है, तब तो मेरे को कुछ नहीं करना। पर अगर मेरी वैल्यू मैच नहीं हो रही तब मैं उस खर्चे के यहाँ पे ट्रीटमेंट करके दिखाऊंगी, उसका रिकन्सिलिएशन करूंगी। परफेक्ट है, समझ में आ गया मैम। आगे चलते हैं। आगे बेटा क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। अब उसके बाद आपको ये पूरा का पूरा दे रखा है, आपको बता रखा है जो कॉस्ट अकाउंट है मैनुअली स्टेट्स के जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो रिकवर होंगे 100% डायरेक्ट वेजेस। यही सेम कहानी यहाँ पे भी ये चीज़ बोली गई थी, वर्क ओवरहेड हैज बीन रिकवर 100% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या बोला, फैक्ट्री ओवरहेड्स या वर्क ओवरहेड एक ही बात है, 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है। फोकस करना 100% डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस है कितने के मैम, डायरेक्ट वेजेस मतलब डायरेक्ट लेबर की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट लेबर यहाँ पे 10,000 की है, तो 10,000 का 100% मेरे जो फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे वो भी 10,000 के ही होंगे, ठीक है जी। आगे बोल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। फोकस करना, वर्क ओवरहेड की बात नहीं कर रहा, वर्क कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो जो भी मेरी बेटा वर्क कॉस्ट निकल कर आएगी, जो भी मेरी वर्क कॉस्ट निकल कर आएगी उसका 10% जो होगा मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होंगे, उसका 10% मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स निकल कर आएंगे। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दैट इज ₹1 पर यूनिट सोल्ड, जितनी मैंने बेची है। अब मैंने बेची कितनी, टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड कितनी है 4,000, तो 4,000 इंटू में 1, यहाँ पे 4,000 के आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आ रहे होंगे। एक बात समझ में आ गई। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपको यूनिट सोल्ड गिवन है, आपको क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स गिवन है। क्या आप यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल सकते हो, बिल्कुल। 4,000 प्लस 257, टोटल आपकी जो यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड वो कितनी हो जाएगी 4,257। ये आपकी टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर निकल कर आ जाएंगी, ये आपकी टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर निकल कर आ गई। मल्टीप्लाई कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स है, आपकी जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से वो निकल कर आ जाएंगी, ठीक है जी। ये बात आपको समझ में आ रही है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको WIP का क्लोजिंग दे रखा है, यहाँ पे आपको फिनिश गुड का क्लोजिंग दे रखा है। तो यहाँ पे इस केस में क्या करेंगे, फिनिश गुड का क्लोजिंग तो मैं निकाल लूंगी, क्लोजिंग स्टॉक का जो यहाँ पे बैलेंस होगा वो तो मैं निकाल लूंगी। WIP को मैं एज इट इज ले लूंगी, कितना है 1,300 रुपये, तो 1,300 रुपये मुझे यहाँ पे लेस भी करके दिखाने होते हैं। आपको पता ही है यार, एक जब प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो जो मेरी वर्क कॉस्ट निकल कर आती है उसके अंदर प्लस माइनस करती हूँ ना, ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP। ओपनिंग में तो कोई WIP है नहीं, क्लोजिंग का WIP गिवन है, तो उसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे लेस करके दिखा दिया, उसको मैंने क्या किया यहाँ पे लेस करके दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे जो एक चीज़ है जहाँ से आपका आंसर थोड़ा सा मिसमैच कर सकता है वो ये वाला पॉइंट है बेटा, कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है मैम ये तो मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले आ रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था कि जो भी बेटा आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था उसके बाद मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दिखाए थे, ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद दिखाए थे। पर यहाँ पे क्या है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है तो मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है वो मेरे प्रोडक्शन से रिलेटेड है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स थे वो आपकी प्रोडक्शन से रिलेट नहीं हो रहे थे, वो जर्नल मान के हमने कंसीडर किया था, ठीक है। और यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है वो बेटर रिलेटेड टू प्रोडक्शन हम मान रहे हैं। अब आपका ये सवाल है कि मैम लाइन तो सेम ही है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 30% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, बात तो एक ही है। मैं कब मानूँ कि वो मेरा जर्नल वाले हैं, मैं कब मानूँ कि मेरे प्रोडक्शन से रिलेटेड वाले हैं, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एजम्पशन।
जैसा एज्यूम करोगे वैसा चलेगा, पर प्रोवाइडेड क्वेश्चन के अंदर लिख कर आना, क्योंकि आप खुद देखो ना, एक क्वेश्चन है, सेम चीज़ है, सेम बातें बोल रहे हैं, पर ट्रीटमेंट तो अलग अलग है। आप समझ रहे हो? अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पहले यहाँ पे दिखा दोगे तो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन बेटा चेंज हो जाएगी, पर अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बाद में दिखा दोगे तो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन, अगेन यहाँ पे देखो, पहले क्लोजिंग स्टॉक का दिखाया, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिखाया, बाद में आपको क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे क्या, पहले क्लोजिंग स्टॉक दिखाया, बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर assumption। ठीक है, अब देख के चलते हैं बेटा अपने टाइप 2 के क्वेश्चंस को। ठीक है जी, अब इन टाइप 2 के क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि आपको रिकंसिलिएशन तो बनाना ही बनाना है, साथ साथ में आपको बेटा कॉस्ट शीट भी प्रिपेयर करके चलनी है। ठीक है जी, तो आप देखो कैसे करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको फाइनेंशियल का जो पीएनएल अकाउंट है वो ऑलरेडी गिवन होगा, और उस फाइनेंशियल के पीएनएल अकाउंट में आपको एक एक चीज़ को देखते हुए जाना है, जो नीचे एडजस्टमेंट गिवन होगी, जो नीचे एडजस्टमेंट गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू कॉस्ट शीट में डिफर हो जाएगी, बाकी सारी वैल्यू सेम एज इट इज आ जाएगी। मैं आपको एक क्वेश्चन डिटेल में करवाती हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, मटेरियल कंज्यूम कितना 24,000 का, उसका डायरेक्ट वेजेस कितना 8,000 का, नीचे एडजस्टमेंट पढ़ लो, क्या नीचे एडजस्टमेंट में कहीं भी मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट वेजेस का कोई भी एडजस्टमेंट दे रखी है? नहीं दे रखी। तो कॉस्ट शीट के अंदर आपको पता है कि डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट वेजेस आते हैं, तो सेम एज इट इज वही वैल्यू 24,000 8,000 मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दी। टोटल मेरी आ जाएगी प्राइम कॉस्ट कितनी, 32,000 रुपीज की। यहाँ पे देखो बेटा वर्क एक्सपेंसेस गिवन है, यहाँ पे मुझे डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन नहीं है। अगर मुझे डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन होते तो उस केस के अंदर मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड कर देती और तीनों को ऐड करने के बाद मेरी प्राइम कॉस्ट निकल कर आती, पर यहाँ पे वर्क एक्सपेंसेस है, आपको पता ही है वर्क एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है जी, अब उसका प्राइम कॉस्ट निकल कर आ गई। अब आगे क्या है, वर्क एक्सपेंसेस 24,000 के, क्या मैं यही लिख दूं? लिख देना अगर नीचे कोई एडजस्टमेंट गिवन ना हो, पर मैम नीचे तो एडजस्टमेंट गिवन है, नीचे बोल रखा है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो वर्क ओवरहेड है वो 100% ऑफ प्राइम कॉस्ट होंगे। इसका मतलब कॉस्ट शीट के अंदर जो वर्क ओवरहेड है वो 24,000 के रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, दैट विल बी 100% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कितने, 32,000 की, तो उसी का ही 100%, 32,000 का 100% वर्क ओवरहेड, या फिर आप कह सकते हो फैक्ट्री ओवरहेड, कितने आ जाएंगे, 32,000 ही आ जाएंगे। जो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या जो मेरी वर्क कॉस्ट है या फिर बेटा मेरी नेट वर्क कॉस्ट जो निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आ जाएगी, मेरी 64,000 रुपीज की। अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर एडजस्टमेंट करूंगी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक मेरे को गिवन है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक मुझे गिवन है, दैट इज फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है दैट इज 100 रुपीज, 100 यूनिट्स का। अब आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई सीधी सी बात है, मैं 7,000 की वैल्यू को नहीं कंसीडर करूंगी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमेशा कॉस्ट रिकॉर्ड के अंदर डिफरेंट तरीके से निकाली जाएगी और इट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आप ये कहोगे मैम बीच में तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का क्या होगा? पर्टिकुलरली सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एडमिन ओवरहेड्स है वो मेरे जर्नल नेचर के हैं। अगर ये मेरे एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन होते तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन से पहले ही मैं इसकी एडजस्टमेंट कर रही होती। क्या मतलब मैम आपका, बेटा इसके बाद आने वाले जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के उसके अंदर ये माना गया कि जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं दैट आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है इसका मतलब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद यहाँ पे उसकी एडजस्टमेंट होकर चलेगी, यहाँ पे आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है वो ऐड होकर चलेंगे। हाउएवर सिर्फ पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के अंदर आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है उनको जर्नल एज्यूम किया गया है, इसलिए वो नीचे एडजस्टेड है। ठीक है जी, अब हम बात कर रहे थे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की। आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो सीओपी की वैल्यू कितनी है, 64,000 की, डिवाइड कर दो जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी है। मैम कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी है, भाई आपको पता ही है ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट प्रोड्यूस इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस यूनिट सोल्ड। तो देखो ओपनिंग स्टॉक मुझे गिवन नहीं है, यूनिट्स प्रोड्यूस गिवन नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 100 का, यूनिट सोल्ड गिवन है 700 की, तो मैं क्या करूंगी दोनों का टोटल लगा दूंगी विच कम्स इक्वल्स टू 800। तो मैं मान के चलूंगी जो मेरी यूनिट प्रोड्यूस है वो है 800, तो डिवाइड किया 800 से, मल्टीप्लाई कर दिया क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट से, 8,000 वैल्यू निकल कर आ गई। दिस विल बी माई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैंने ऐड करके दिखा दिया, 64,000 माइनस 8,000, 56,000 मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ गई। सिंस ये जो मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है मैंने को जर्नल नेचर का कैटर करके चला है, तो यहाँ पे 24,000 के मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होंगे, पर नीचे तो मुझे एडजस्टमेंट गिवन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हैज बीन रिकवर्ड 30% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको फोकस करने की, बेटा यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट लिखी हुई है, यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है, फैक्ट्री का एक्सपेंस की बात नहीं कर रहे, फैक्ट्री की कॉस्ट की बात कर रहे हैं, विच मीन्स वो आपके वर्क कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है वो 30% होंगे, किसका, 64,000 का। बहुत सारे बच्चे गलती का करते हैं, वो 32,000 का ही 30% निकाल देते हैं, तो वो गलती नहीं करनी। यहाँ पे बेटा फैक्ट्री कॉस्ट लिखी है, फैक्ट्री ओवरहेड नहीं लिखा हुआ। अगर यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड लिखा हुआ होता तब मैं 32,000 का 30% करती, पर सिंस यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट लिखी हुई है तब मैं 64,000 का 30% करके चलूंगी।
ठीक है जी, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 19,200, टोटल कॉस्ट निकल कर आ गई। सेल्स मैं अपनी यहाँ से उठा लूंगी, ये रही मेरी सेल्स 1,40,000। जो बैलेंसिंग फिगर होगा मेरा प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। सिंपल तरीके से जैसे मैं कॉस्ट शीट बनाती हूँ वैसे मैंने अपनी ओम इलेक्ट्रॉनिक्स की कॉस्ट शीट बना ली। अब बेटा देखो, आपको सेकंड काम का करना है, आपको रिकंसिलेशन करके दिखाना है। तो आपको पता ही है प्रॉफिट जो है कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो है 64,800 का। प्रॉफिट जो है फाइनेंशियल के रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो बेटा आपका 56,000 रुपीज़ का। आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ चीज़ें लेस करनी है, ताकि आप इस वैल्यू को डिराइव कर पाओ। ठीक है जी, सबसे ज्यादा बेस्ट एडवांटेज पता आपको टाइप 2 के क्वेश्चन का क्या होता है? टाइप 2 के क्वेश्चन की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आप ना अपना जो नेट प्रॉफिट है उसको वो आपको गिवन होता है, तो आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो कि जो मैंने ये सोल्यूशन किया है वो सही भी किया है, एक्यूरेट किया है, नहीं किया। ये सबसे बड़ी एडवांटेज होती है, बिकॉज आपके पास एक ये वैल्यू है, आपको कुछ ऐड कुछ लेस करना है ताकि आप इस वैल्यू पे पहुंच जाओ। अगर आपकी सेम वैल्यू आ रही है इसका मतलब आपने जो भी सोल्यूशन किया बिल्कुल 100% एक्यूरेट किया है। ठीक है जी, अब देखो आपको एक चीज पता है यहाँ पे क्या है, एक तो दो चीजें इन दोनों में चेंजेस होकर चलेंगे। मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट तरीका बता रही हूँ कि मुझे पता ही नहीं कि मैम रिकंसिलेशन में कौन सी चीज ऐड होंगी कौन सी चीज लेस होंगी, मुझे पता ही नहीं। एक एक चीज को उठाओ, मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट वेजेस 24,000 8,000 सेम वैल्यू है, बिल्कुल सेम वैल्यू है। उसके बाद वर्क एक्सपेंसेस यहाँ पे 24 है और यहाँ पे कितने 32,000 रुपए। तो मैम इसका मतलब जो मेरे वर्क ओवरहेड है या जो मेरे वर्क एक्सपेंसेस है ये मेरे ओवर एब्जॉर्ब हुए हैं, ज्यादा एब्जॉर्ब हुए, प्रॉफिट कम हो गया होगा, मुझे प्रॉफिट को ऐड बैक कर देना है। तो देखो ऐड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क एक्सपेंसेस या वर्क ओवरहेड। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कितना है 24 के, यहाँ पे कितने हैं 19,200। एडमिनिस्ट्रेटिव तो कम डले हुए यहाँ पे, तो मतलब अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया होगा, मुझे प्रॉफिट को कम कर देना है। तो यहाँ पे देखो लेस हुए आपके अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। फिर क्या है गुडविल, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, ये कुछ ऐसे खर्चे जो कि सिर्फ फाइनेंशियल में रिफ्लेक्ट होते हैं, कॉस्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होते। तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट हो गया होगा कम, कॉस्ट के भी प्रॉफिट को कर दो कम, तो 8,000 6,000 बेटा आपके यहाँ पे लेस हो रहे होंगे। परफेक्ट। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सेल मैच है मैम, सेल वही वैल्यू है। यहाँ पे क्या है फिनिश गुड क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे 7,000 की वैल्यू मैंने डिराइव कर रखी है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 8,000 की। क्लोजिंग स्टॉक में आपको बता के चलती हूँ कि बेटा ये आपकी एक तरीके की क्या है इनकम है। तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर अगर इनकम मैंने कॉस्ट में ज्यादा दिखाई तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, मुझे प्रॉफिट को करना है कम। तो देखो यहाँ पे लेस हो रहा होगा आपका यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन, देखो डिफरेंस इन द स्टॉक वैल्यूएशन लेस हो रही है। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, इनकम है मेरी, प्रॉफिट बढ़ गया फाइनेंशियल में, कॉस्ट में भी मेरा प्रॉफिट बढ़ जाना चाहिए, तो कॉस्ट के अंदर भी मेरा जो प्रॉफिट है 3,000 रुपीज से बढ़ गया। ये सारी चीजें एड लेस करने के बाद जो मेरा फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 56,000 रुपीज का, और ये मेरा आंसर हो गया टैली। ठीक है, और सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है। आपको पहला एक स्टेप सीख लिया आपने रिकंसिलेशन का, स्टेप नंबर 2 आपने सीख लिया कि अब मैं कॉस्ट शीट और रिकंसिलेशन दोनों बना के दिखाऊंगा। मैंने आपको एक चीज बता दी कि इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना, मान के चलना कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, या आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन से पहले आपके ऐड होंगे। सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को जर्नल एज्यूम किया, इसलिए वो नीचे आ रखे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगेन आपको वही सेम कहानी, सारी चीजें गिवन है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस होंगे, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन। यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या थे 100% ऑफ प्राइम कॉस्ट थे, यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया फैक्ट्री ओवरहेड्स वर्क ओवरहेड जो है 100% ऑफ किसके होंगे डायरेक्ट वेजेस के। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 10% ऑफ वर्क कॉस्ट के 10% है, वर्क ओवरहेड नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है, फैक्ट्री कॉस्ट का 10%। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जो होंगे वो 1 रुपीज पर यूनिट सोल्ड, जितनी यूनिट्स बिकी है उसका 1 रुपीज के हिसाब से। यूनिट्स बिकी कितनी है मैम 4,000 बिकी है, और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर अभी भी 257 है। तो आपको पता ही है कि यूनिट्स मैन्युफैक्चर निकल कर आ सकती है, यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितनी 4257। बस सिंपल तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर कोई भी नीचे एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, सेम वैल्यू आ जाएगी 20,000 10,000। उसके बाद कहीं भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, तो बस यही मेरी प्राइम कॉस्ट बन जाएगी दोनों को ऐड करके 30,000 की। अब क्या करेंगे इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करके चलेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे होंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी 100% डायरेक्ट वेजेस, तो 10,000 का 100% दैट इज 10,000 ओनली। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये मेरी नेट ग्रॉस वर्क कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना अलग चीज बात क्या है, अलग बात यह है कि यहाँ पे ना आपको WIP का क्लोजिंग भी दे रखा है। तो आपको पता ही है ओपनिंग WIP ऐड होता है, क्लोजिंग WIP मेरा लेस होता है। तो यहाँ पे मैंने ओपनिंग तो था ही नहीं, क्लोजिंग WIP को मैंने लेस करके दिखा दिया, दैट इज 1,300 रुपीज मैंने लेस करके दिखा दिए। ये मेरी वर्क कॉस्ट निकल कर आ गई। मैंने आपको क्या बताया था, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स मान के चलना कि वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो उस केस के अंदर हम क्या मान के चलेंगे 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। मेरी वर्क कॉस्ट निकल कितने की आई है मैम 38,700 का 10%, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड निकल कर आ जाएंगे 3870 के, ये मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आ गई। ठीक है जी, उसके बाद क्या करूंगी क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक जो होगा ऐड
ओपनिंग स्टॉक ऐड, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन के अंदर गिवन है ही नहीं, क्लोजिंग स्टॉक मुझे गिवन है, दैट इज 2700। मुझे ये वाली वैल्यू कंसीडर करनी है? बिल्कुल नहीं करनी। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट शीट के अंदर हिसाब से वैल्यू होगी एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 42,570, डिवाइड कर दो जितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुई है 4257, मल्टीप्लाई कर दो क्लोजिंग स्टॉक यूनिट से 257 क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स है, तो बस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आ गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ गया। यहाँ पे एक चीज और क्या थी? सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के 1 रुपीज पर यूनिट सोल्ड, तो 1 इंटू में 4000, तो 4000 यहाँ पे आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल आ गई आपकी, सेल्स आप यहाँ से उठा लो अपनी, सेल्स जो आपको गिवन है 45,000 की यहाँ पे आ गई। बैलेंसिंग फिगर जो प्रॉफिट आपका 1,000 रुपीज़ का यहाँ पे आ गया। रिकंसिलेशन करनी है। अच्छा, अब मैं इस वैल्यू पे नहीं जा रही, मुझे बस ये बता दो रिकंसिलेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, मुझे बस मार्क कर करके बता दो, ठीक है मैम। एक तो आपके आएंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, क्योंकि यहाँ पे 9500 के और यहाँ पे 10,000 के, ठीक है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 5200 के और यहाँ पे आपके 3870 के। तीसरा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3800 का और यहाँ पे 4000 का, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका खर्चा जो कि सिर्फ फाइनेंशियल में आया था, कॉस्ट में नहीं आया था। गुडविल ऐसा खर्चा जो कि सिर्फ फाइनेंशियल में आया, कॉस्ट में नहीं आया, तो इन दोनों खर्चों को हम लेस करके चलेंगे कॉस्ट के प्रॉफिट में। अच्छा जी, सेल्स मैम दोनों जगह पे सेम ही है। यहाँ पे ना सब चीजें ऐड लेस करने के बाद मेरा नेट लॉस निकल कर आएगा फाइनेंशियल के अंदर। तो देखो लॉस आपका निकल कर आ रहा होगा फाइनेंशियल के अंदर 2000 का। यहाँ पे मैम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन यहाँ पे 2700 की है और जो आपने करके दिखाई थी वो 2570 की है। तो आप एक देखो, एक चीज समझ के चलो, क्लोजिंग स्टॉक इज कंसीडर एज इनकम। इनकम मैंने कम दिखाई, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 2570 की है तो प्रॉफिट ऑब्वियसली कम हो गया होगा, मैं प्रॉफिट को ऐड बैक कर दूंगी। तो देखो उतने से मैंने क्या किया, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट को ऐड बैक करवा दिया। तो वेरी इजी है, कुछ भी नहीं है। अगर इसको देखो, इसमें भी कुछ नहीं है। 10,000 आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर हुए, 8000 उसमें से सोल्ड हो गए, तो बट ऑब्वियसली बात है क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कितने होंगे, फिनिश गुड्स के अंदर 2000। जो कॉस्ट रिकॉर्ड है वो कहते हैं कि जो वर्क एक्सपेंसेस है हैज बिन वर्कआउट ₹3 पर आर्टिकल। जितने आपने आर्टिकल बनाए उसके हिसाब से 3 रुपए के हिसाब से आपके वर्क एक्सपेंसेस लग रहे हैं, तो 3000 के लग रहे होंगे, 30,000 के। देखो 10,000 इंटू में 3, 30,000 रुपीज के मेरे वर्क एक्सपेंसेस, वर्क ओवरहेड लग रहे होंगे। देखो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 1.5 रुपीज पर आर्टिकल, तो यहाँ पे 15,000 के लग रहे होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 15,000 रुपए के आपके। उसके बाद आपको कॉस्ट शीट बनानी है, रिकंसिलेशन बनाना है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो मटेरियल लेबर का सारा चीज सेम, वर्क एक्सपेंसेस मैंने बताई दी आपको 30,000 रुपए। देखो उसके बाद मैंने क्या होगा, यहाँ पे देखो WIP की एडजस्टमेंट दे रखी है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था कि WIP की आपको एक कंसोलिडेटेड वैल्यू गिवन थी 1300 रुपए। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, आपको बाइफिकेशन दे दी कि WIP में क्या क्या है, मटेरियल का इतना, लेबर का इतना, ओवरहेड का इतना। मुझे क्या अलग अलग करके दिखाना नहीं करना यार, सीधा वैल्यू उठा अपनी 10,000 रुपए की। WIP लेस 10,000 रुपीज, देखो यहाँ पे क्लोजिंग WIP 10,000 रुपीज मेरे लेस हो गए, ठीक है जी। उसके बाद और क्या चीज़ है, और तो कुछ भी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, यहाँ पे कितने हैं, 15,000 रुपए के मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिखा दिए। COPI कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो मेरी वैल्यू है, मतलब ये जो मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो मैं निकालूंगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से। COP कितनी आ रही है, 1,75,000। कितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुई है मैम, मैन्युफैक्चर हुई है 10,000। क्लोजिंग स्टॉक में कितनी है, 2,000 रुपये बची हुई है, ठीक है जी। तो बस प्रॉफिट निकल के आ गया, सेल्स आ गई। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये वाला तो आप खुद ही कर लोगे। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का गिवन है, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का गिवन है, परचेज गिवन है रॉ मटेरियल की। आपको एक चीज पता है, कॉस्ट शीट के अंदर आप डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकालते हो, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है मैम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका 50,000 ओपनिंग स्टॉक, परचेज 3,50,000 और क्लोजिंग स्टॉक जो आपका 75,000 ये लेस हो जाएगा। तो 50 प्लस 3,50 4 लाख हो गए, माइनस 75 3,25,000 आपके आ जाएंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करता है डायरेक्ट वेजेस की, कितना है 1,50,000। डायरेक्ट वेजेस आपके कितने आ गए, 1,50,000। उसके बाद आगे क्या, आगे बहुत सारे को खर्चे गिवन है, जैसे कि फैक्ट्री की लाइटनिंग का, फैक्ट्री का रेंट, पावर एंड फ्यूल, इनडायरेक्ट वेजेस, ये सारे कौन से खर्चे हैं जो कि फैक्ट्री ओवरहेड्स में आते हैं। क्या मुझे नीचे कोई एडजस्टमेंट गिवन है, बिल्कुल। फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज 20% ऑन प्राइम कॉस्ट, जो भी बेटा आपकी प्राइम कॉस्ट है दैट इज 4,75,000, उसका 20% ही फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे। आपको ये सारे खर्चे कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं, उन्होंने एक ही बारे में बता दिया। ये डेप्रीसिएशन, ऑयल, कॉटन वगैरह कुछ कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड्स का सिंपल सीधा तरीके से उनको शॉर्टकट दे दिया। उसके बाद ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 50% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का 50% है।
फैक्ट्री ओवरहेड्स, ध्यान रखना यहाँ पे ओवरहेड्स की बात हुई है, फैक्ट्री कॉस्ट की बात नहीं हुई। अगर ये क्वेश्चन मुझे फैक्ट्री कॉस्ट बोलता तो मैं 5,70,000 का 50% करती। यहाँ पे क्वेश्चन मुझे साफ साफ बोल रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने थे 95,000 रुपीज़ के, तो 95,000 का 50% करूंगी, दैट इज 47,500। आई होप दिस इज क्लियर। तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद क्या करूंगी, उसके बाद बेटा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या, आपको ओपनिंग स्टॉक जो होगा फिनिश गुड का उसकी वैल्यू गिवन 1.5 लाख रुपए, क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी वैल्यू गिवन कितनी है आपको 50,000 रुपए। अब आप ये कहोगे कि मैम मैं तो क्लोजिंग स्टॉक की ये वाली जो वैल्यू 50,000 रुपए मैं तो ये कंसीडर नहीं करूंगा। भाई मैं ये कंसीडर नहीं करूंगा बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैं आपकी बात से पूरी सहमत हूँ कि आप ये वाली वैल्यू कंसीडर मत करो बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो सीओपी के हिसाब से निकालेंगे। पर देखो इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ये नहीं बता रखा कि कितनी यूनिट्स आपने टोटलिटी में मैन्युफैक्चर करी है और क्लोजिंग स्टॉक में कितनी यूनिट्स अभी भी बची हुई है। जब आपके पास ये यूनिट्स नहीं है तब बेटा आप किसी भी तरीके से वो वैल्यूएशन निकाल ही नहीं सकते। तो ना चाहते हुए भी आपको यही वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी। आप समझ रहे, ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों डाला, ये वाला क्वेश्चन आपको बस एक सिंपल सी बात समझाने के लिए डाला कि हाँ हमेशा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से निकाल के दिखाएंगे। पर अगर मेरे हाथ बंधे हुए, मेरी लिमिटेशन है कि मैं निकाल ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि मेरे पास यूनिट्स मैन्युफैक्चर नहीं है, मेरे पास यूनिट सोल्ड नहीं है, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स नहीं है, तो उस केस के अंदर जो वैल्यू गिवन है आग बंद करके हम वही वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना, फिनिश गुड्स कितना हो जाएगा 1,50,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 50,000। तो आ जाओ यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऐड हो जाएगा 1,50,000, क्लोजिंग स्टॉक आपका लेस हो जाएगा 50,000 का। आगे चलो, ये करने के बाद मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल कर आ जाएगा। उसके बाद आगे उन्होंने ये बोला है कि जो सेलिंग प्राइस है वो ऐसे फिक्स किया गया कि आपकी टोटल कॉस्ट के अंदर हम 25% ऐड कर देंगे तो मेरा सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, मैम प्रॉफिट ही 25% है, टोटल कॉस्ट का 25% ऐड करने के बाद सेलिंग प्राइस आएगा, मतलब प्रॉफिट ही 25% है। तो इसका मतलब मेरी जो टोटल कॉस्ट निकल कर आ गई 7,17,500 की, प्लस कर दूंगी इसके अंदर 25%, मतलब मल्टीप्लाई कर दूंगी इसका 25%, ठीक है जी। तो ये मेरी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, दोनों को ऐड करूंगी मेरी सेल्स निकल कर आ जाएगी। और ये मेरी सेल्स जो है यहाँ पे अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो मैंने वैसे ही निकाल ली, ठीक है जी। अब उसके बाद रिकंसिलेशन आपको बना के दिखाना है। तो रिकंसिलेशन में आप क्या करोगे, मैम एक तो मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इसकी वैल्यू चेंज करी थी और एक मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स इसकी वैल्यू चेंज करी थी। क्लोजिंग स्टॉक में आएगा ही नहीं कुछ क्योंकि मैंने सेम वैल्यू उठाई थी। और क्या क्या चीज़ें आप कहोगे, मैम ये फैक्ट्री लाइटिंग, रेंट, फ्यूल, इंडायरेक्ट वेजेस, डेप्रिसिएशन, ऑयल, वर्कर सैलरी, मिसलेनियस, ऑफिस रेंट, ये वो सब चीज़ें ही ऊपर से नीचे तक सारी चीज़ें, कुछ भी नहीं आने वाला क्योंकि इन टोटलिटी ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बेटा आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अंदर कवर होती है और उनके टोटलिटी तो हमने ऑलरेडी डाल दी। तो इन सारी चीज़ों का कोई भी रेलेवेंस नहीं होगा, बस एक डोनेशन है। डोनेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ फाइनेंशियल के अंदर आती है, तो कॉस्ट के अंदर भी मैं क्या करूँगी, डोनेशन की वजह से मेरा खर्चा है फाइनेंशियल में कम हो गया तो कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट को क्या कर दूंगी, कम कर दूंगी। तो कॉस्ट के अंदर भी प्रॉफिट को मैंने कम कर दिया। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स निकल कर आ गया मेरा 1,35,525 का, ये मेरा प्रॉफिट निकल कर आ गया 135,525। आपको ध्यान रखना है कि जितनी सारी चीज़ें हैं मुझे कुछ भी कंसीडर नहीं करना बिकॉज ये सारी की सारी मेरी फैक्ट्री ओवरहेड्स या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में आ गई, सिर्फ एक डोनेशन ही है जो मेरी कंसीडर नहीं हुई थी, ठीक है जी। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। अब आ जाओ इस क्वेश्चन को चेक करो फटाफट से। ये क्वेश्चन के अंदर आपको फिलिप्स लिमिटेड की अकाउंटिंग करके चलनी है, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन। प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड मतलब वर्क ओवरहेड कैसे चार्ज होगा 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ₹9.75 पर फिनिश यूनिट्स, जितनी आपने फिनिश यूनिट्स बनाई है। कैसे पता कितनी बनाई है, मैम 30,000 तो बेच दी और 1,000 अभी पड़ी हुई है, दैट इज 31,000 यूनिट्स मैंने बनाई है। उसके बाद सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना 13 रुपीज़ पर यूनिट सोल्ड, तो 31 से मल्टीप्लाई नहीं होगा 13 मल्टीप्लाई होगा जितनी यूनिट्स आपने बेची है दैट इज 30,000 से। उसके बाद आपको कॉस्टिंग P&L अकाउंट बनाना है इंडिकेटिंग नेट प्रॉफिट और साथ साथ में आपको रिकंसिलेशन बना के दिखानी है, कर लोगे मुझे पता ही है। मटेरियल कंज्यूम वही सेम, डायरेक्ट वेजेस वही सेम, फैक्ट्री ओवरहेड चेंज होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चेंज होगा, सेलिंग वाला चेंज होगा और ये सारे के सारे ऊपर से जो खर्चे हैं बैड डेप का, गुडविल का, फाइन का, इंटरेस्ट का, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, टैक्सेशन का, ये सारे वो खर्चे जो कि आपके फाइनेंशियल में आते हैं, प्रॉफिट कम होता है इससे, तो ये सारे के सारे खर्चे एज इट इज कॉस्ट के अंदर भी डाल देंगे, प्रॉफिट कर देंगे कम, ठीक है। तो देखो लाइन से बैड डेप, गुडविल, फाइन, इंटरेस्ट, लॉस ऑन सेल, टैक्सेशन, इधर आ जाओ, इधर देखो बैड डेप, गुडविल, फाइन, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज, लॉस और टैक्सेशन सारे एक तरीके से मैंने क्या कर दिए, लेस करके दिखा दिए, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे WIP क्लोजिंग का दे रखा है कितना 97,500। तो अगेन आप जब बनाओगे अपनी कॉस्टिंग तो उसके अंदर क्या करोगे, WIP को कर दोगे लेस,
ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो क्लोजिंग WIP 97,500 उन्होंने यहाँ पे दिखा दिया। सेल्स वही रहने वाली है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आप कर सकते हो उस केस के अंदर एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डिविडेंड रिसीव इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट मेरे फाइनेंशियल के अंदर दिखाई देता है, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता है तो कॉस्टिंग के अंदर भी प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। तो 3,90,65,000 प्रॉफिट बढ़ा देंगे हम। इधर आ जाओ, ये देखो यहाँ पे डिविडेंड इंटरेस्ट ऑन बैंक प्रॉफिट को मैंने ऐड बैक कर दिया, इसको ऐड करके चलिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ना आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर नहीं करनी। इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको करके क्या चलना है, आपको बेटा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो कुछ नहीं होता कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे आपका नॉर्मल P&L अकाउंट होता है ना वैसे ही होता है, बस कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में चलता है। सेल्स बस यहाँ पे दिखा देंगे, बाकी A to Z जैसे कॉस्ट शीट बनती है ना बिल्कुल वैसे, जैसे कि मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट वेजेस सेम चीज, प्राइम कॉस्ट निकल कर आ गई। प्राइम कॉस्ट का 20% मेरे प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड्स है। क्लोजिंग WIP लेस करा दिया, वर्क कॉस्ट निकल कर आ गई। मैंने आपको क्या चीज बता रखी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हमेशा हमेशा मान के चलना है कि वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। 31,000 मैंने जो आपकी यूनिट्स मैन्युफैक्चर निकाली है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 9.75 से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आ गई। ओपनिंग जो है स्टॉक फिनिश गुड का वो मुझे गिवन है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ठीक है जी। तो मैंने क्या करा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन निकाल दी एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कैसे मैम, टोटल मेरी COP कितनी आ रही है, इतनी, डिवाइड किया 31,000 से दैट इज यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, और मल्टीप्लाई कर दिया 1,000 जो कि मेरी क्लोजिंग स्टॉक के अंदर रह रही है, कितना आ गया 142,350। कॉस्ट ऑफ गुड्स निकल कर आ गई, सेलिंग का डाला, टोटल कॉस्ट आ गई, नेट प्रॉफिट डाल दिया दैट इज बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि सेल मुझे ऑलरेडी गिवन था, दिस माइनस दिस, तो 2,14,500 नेट प्रॉफिट आ गया। ये नेट प्रॉफिट मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया, बस एडलेस किया, ये नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट मेरा निकल कर आ गया। कितना आएगा 383,500, ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे मैच। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, कुछ भी नहीं है। जो जो ट्रिकी पॉइंट आपके प्रीवियस ईयर में जो जो ट्रिकी पॉइंट थे वो सारे मैंने आपसे डिस्कस कर दिया टाइप 2 के क्वेश्चन के। चलो बेटा अब हम करेंगे अपने टाइप 3 के क्वेश्चंस को। अब देखो हमने 2 टाइप के क्वेश्चन कवर कर रखे। टाइप 3 के क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना होगा, आपको कॉस्ट शीट भी बनानी होगी, और आपको रिकंसिलिएशन भी बनानी होगी। अब देखो कभी कभार आपको क्वेश्चन के अंदर बोलेगा कॉस्ट शीट बनाओ, या फिर कभी कभार आपको बोलेगा क्या, कॉस्ट की स्टेटमेंट बनाओ, कॉस्ट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। तो बेटा आप ये देख लेना कि क्वेश्चन में आपसे मांगा गया उसके अकॉर्डिंग बना के चलना, बहुत इजी होता है। अभी तक देखो हमने कॉस्ट शीट सीख ली, हमने रिकंसिलिएशन देख लिया, अब कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या है कि सारी की सारी चीजें आपको A to Z गिवन होगी। अब आपको बेसिक आइडिया तो है ही, आपने 11th-12th में पढ़ रखा है कि मैम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या होता है, सारे मेरे खर्चे यहाँ पे आते हैं और सारी मेरी इनकम यहाँ पे आती है। तो सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, जो भी मेरी इनकम है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी, और जितने भी मेरे परचेजेस है, खर्चे, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर बैलेंसिंग फिगर है तो वो नेट प्रॉफिट है, अगर मेरी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे है तो मेरा नेट लॉस निकल कर आएगा। ठीक है जी। अब देखो सेल्स 20,000 यूनिट्स की कितनी है, 50 लाख रुपीस की। तो देखो सेल्स मैंने यहाँ पे डाल दी 50 लाख रुपीस की। मटेरियल वेजेस 20 लाख 10 लाख, मटेरियल वेजेस 20 लाख 10 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड्स 10 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड्स आपके कितने हैं 9 लाख के। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 5,20,000, फैक्ट्री एडमिन 9 लाख 520। उसके बाद सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे कितने हैं 360 के। उसके बाद फिनिश गुड्स 12,230 यूनिट्स के फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन कितनी है 3 लाख रुपीस की, वो मैंने यहाँ पे डाल दी। फिनिश गुड्स वैल्यूएशन 3 लाख रुपीस। उसके बाद यहाँ पे बोला WIP। अब ध्यान देखना है WIP कैसे दे रखा है, आपको ईयर एंड का दे रखा है, आपको ईयर एंड का, इसका मतलब कि आपको क्लोजिंग WIP गिवन है। तो क्लोजिंग WIP यहाँ पे आप लिख दोगे। आपका जितना भी ओपनिंग स्टॉक है, चाहे वो रॉ मटेरियल का है, चाहे वो WIP का है, चाहे वो फिनिश गुड्स का है, आपका यहाँ पे डेबिट साइड आता है। हाउएवर जितना भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है, चाहे वो रॉ मटेरियल का है, WIP का है, फिनिश गुड्स का, वो आपका क्रेडिट साइड पर आता है। ठीक है, WIP हो गया। गुडविल और इंटरेस्ट, गुडविल जो राइट ऑफ करी और इंटरेस्ट जो पे किया, ये मेरे खर्चे हैं, मैंने यहाँ पे दिखा दिया, मेरा नेट प्रॉफिट निकल कर आ गया। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो हम चार्ज कर रहे हैं 100% ऑफ वेजेस। वेजेस का 100% मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इज 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री की कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ओवरहेड्स नहीं है। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इज 20 रुपीज पर यूनिट सोल्ड। तो बेची कितनी है मैम, 20,000 यूनिट्स मैंने बेची है, इंटू मैं 20 कर दूँ कि मेरे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स 4 लाख रुपए के निकल कर आ जाएंगे। तो देखो बिल्कुल सिंपल, जैसे मैंने क्वेश्चन आपको पहले सिखा रहा है कि वैसी है। मटेरियल वेजेस में कोई भी चेंजेस नहीं है तो वही सेम वैल्यू आ जाएगी, ये मेरी प्राइम कॉस्ट निकल कर आ गई। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं, वेजेस का 100% दैट इज 10 लाख का 100% 10 लाख। उसके बाद आपकी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। अब आपको एक चीज पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर ना मुझे क्लोजिंग बैलेंस गिवन है WIP का, तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अपने WIP की क्लोजिंग बैलेंस को बेटा माइनस करके चलूंगी। अगर मुझे WIP का क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं होता तो ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट
और ये जो मेरी नेट फैक्ट्री कॉस्ट होती, दोनों की दोनों सेम बन जाती। पर यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस मुझे गिवन है WIP का, तो मैं लेस कर दूंगी। मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है वो पहले आपको दिखाने हैं, मान के चलोगे कि वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। वो कितना बता रखा है आपको, 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट कितनी निकल कर आई है, उसका 10%। तो देखो ये तो आपकी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है, और यहाँ पे क्या आती है आपकी नेट फैक्ट्री कॉस्ट। जब आपको स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि कौन सी फैक्ट्री कॉस्ट, तो बेटा अपनी नेट वाली लेके चलना, आपकी नेट वर्क कॉस्ट या फिर नेट फैक्ट्री कॉस्ट लेके चलना। ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आपको पता ही है, इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, डिवाइड कर दो जितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुई। मैम 20,000 तो बेच दी और फिनिश्ड गुड्स में 1230 बची हुई है, ठीक है जी। तो 21,230 यूनिट्स मैंने मैन्युफैक्चर करी, 1230 बची हुई है, फिनिश्ड गुड्स की मैंने वैल्यूएशन निकाल ली। क्लोजिंग स्टॉक्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ गया, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन डाला, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट मेरा बैलेंसिंग फिगर है, सेल मेरी एज इट इज आ जाएगी। रिकंसिडर स्टेटमेंट तो आपको आती है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सेम क्या चीज़ दे रखी है, डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन। मैं आपको इस वाले टाइप के क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलरली फोकस करूंगी कहाँ पे, आपका बेटा फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा। अब अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करोगे तो यहाँ पे आपको साफ साफ बोला है कि आपको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। यहाँ पे आपको कॉस्ट शीट नहीं बनानी, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। अब दोनों में फर्क क्या है बेटा, कॉस्ट शीट तो जिस तरीके से हमने सीख रखी है वैसी है जो यूनिट 1 में हमने सीखी थी। कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बेसिकली आपका P&L अकाउंट जैसा होता है। यहाँ पे आपका सेल दिखाई देता है, या फिर आपका नेट प्रॉफिट हो तो यहाँ पे आएगा, नेट लॉस हो तो यहाँ पे होगा। बाकी जितनी एज इट इज चीजें कॉस्ट शीट के अंदर आती है ना, सेम एज इट इज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन कितना, 2.5 लाख का, मैंने यहाँ पे डाल दिया। डायरेक्ट वेजेस 1 लाख के यहाँ पे डाल दिए। फैक्ट्री ओवरहेड्स है 3,80,000, 3,80,000। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन 2.5 लाख 480, 2.5 लाख 480। उसके बाद आपके बैड डेब्ट, फिर मेरी एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस, ठीक है। ये तीनों क्या है, मेरे खर्चे हैं, कितने, 20,000, 10,000, 5,000। तो 20,000, 10,000, 5,000 डाल दिए। उसके बाद डिविडेंड रिसीव इनकम है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव इनकम है, तो डिविडेंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट यहाँ पे आ गया। क्लोजिंग स्टॉक मैंने डाल दिए 1,20,000 और 80,000, 1,20,000 और 80,000। उसके बाद आगे आगे क्या मुझे गिवन है, आगे मुझे सेल्स नहीं गिवन। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कहीं भी आपको सेल्स गिवन नहीं है। अच्छा ये रही आपकी सेल्स, सेल्स भी गिवन है 1,20,000 यूनिट्स के ऊपर 7 लाख की सेल्स, तो सेल्स भी मैंने डाल दी, हर चीज़ मैंने डाल दी। तो बेसिकली मेरा जो बैलेंस निकल कर आ रहा है वो इस साइड निकल कर आ रहा है, क्रेडिट साइड पे, तो विच मीन्स ये मेरा नेट लॉस है। तो फाइनेंशियल के हिसाब से नेट लॉस निकल कर आ गया। बाकी जितनी ये वैल्यूज है सारी एज इट इज आएंगी। आपका चेंजेस कहाँ पे होगा, डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन। उन्होंने क्या बोला, फाइनेंशियल के हिसाब से मटेरियल कंजम्पशन है 2.5 लाख का, कॉस्ट के हिसाब से मटेरियल कंजम्पशन निकल कर आएगा 2,80,000, तो 2,80,000 मैंने डाल दिया। डायरेक्ट वेजेस में कोई भी बात नहीं है तो 1 लाख का 1 लाख डाल दो। प्राइम कॉस्ट आई, ऐड कर दो फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या बोल रहे हैं, 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट का 20% फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए, ठीक है जी। ये मेरी क्या आ गई, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या फिर ग्रॉस वर्क कॉस्ट में कह सकती हूँ। WIP का कोई क्लोजिंग बैलेंस भी है, बिल्कुल है। WIP का क्लोजिंग बैलेंस है 80,000, वो मैंने करवा दिया लेस। नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकल कर आ गई। फिर है सेलिंग ओवरहेड्स या एडमिन ओवरहेड्स, 3 रुपीज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। मैम प्रोडक्शन कितनी करी है, 1,20,000 की तो सेल कर दी और क्लोजिंग स्टॉक में बचे 40,000, तो मैंने प्रोडक्शन जो करी है वो 1,60,000 यूनिट्स की करी है। 1,60,000 इंटू में 3 कर दूंगी, मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स निकल कर आ जाएंगे। ये मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। अब मैं क्या करूंगी, अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करके चलूंगी, कर दी मैंने। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ जाएगा, सेलिंग ओवरहेड्स ऐड कर दूंगी, 4 रुपीज पर यूनिट सोल्ड। बेची कितनी है, बेची है 1,20, तो 1,20 इंटू में 4। बस आपको कुछ नहीं करना, सेल्स यहाँ पे आ गई, मेरी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ रही है, तो मैंने नेट लॉस यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया। रिकंसिलेशन आप कर ही लोगे, रिकंसिलेशन तो कर ही लोगे, रिकंसिलेशन में तो कुछ है ही नहीं, बहुत ईजी है। ऐसे कौन कौन सी इनकम है या कौन कौन से खर्चे हैं जो कि आपके कॉस्ट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, वो आपने सारे के सारे यहाँ पे दिखा दिए। जैसे कि मैं अगर आपको बात करूँ बेटा, यहाँ पे क्या है, आपके डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये आपकी इनकम है। प्रॉफिट बढ़ गया होगा फाइनेंशियल में, कॉस्ट में भी बढ़ा दो, तो देखो कॉस्ट में भी ऐड हो रही होंगी आपकी चीज़ें, ठीक है जी। अगेन आप मुझे सवाल बोलोगे, मैम आपने तो ऐड बोला है, यहाँ पे तो लेस हो रहा है, अब इसका क्या जवाब दोगे आप। बेटा इसका जवाब ये है कि यहाँ पे ना आपका कॉस्ट का पॉजिटिव बैलेंस नहीं था, यहाँ पे आपका नेट लॉस था। मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई कर रही हूँ, आपको इस वाली प्रेजेंटेशन अगर समझ में आती है ठीक है, नहीं आती, हमने जैसे सीखा है ना आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। हमने क्या सीखा है मैम, अगर नेट लॉस है उसको नेगेटिव में दिखा दो। जितनी चीज़ें जो मैंने बोला ऐड होनी है तो भैया इसके अंदर ऐड करके चलना, आपका जो भी बैलेंस आएगा वो लेके चल लेंगे। मतलब मैं ये कहने की कोशिश करिए, आपको 4,22,000 आपको नेगेटिव में दिखाना है। फिर मैंने क्या बताया, डिविडेंड इनकम या इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिपॉजिट, ये सारी चीजें ऐड होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ऐड ही करके चलो। नेगेटिव में से कुछ पॉजिटिव करेंगे, आंसर फिर भी मेरा नेगेटिव ही आ रहा है। मतलब मैं बता रही हूँ आपको, जैसे हमने किया ना आप वैसे ही करके चलना, आपका फाइनल आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने आपको सिखाया कि बेटा देखो ये ऐसे खर्चे हैं जो कि आपके फाइनेंशियल बुक्स के अंदर रिकॉर्ड हुए, कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं हुए, फाइनेंशियल में प्रॉफिट कम हुआ,
कॉस्ट भी प्रॉफिट को कर देना है कम, आपको ऐड नहीं करना, आपको बेटा लेस ही करना है। इन्होंने फिर मैम ऐड क्यों किया बेटा, इन्होंने ऐड इसलिए किया बिकॉज ये लॉस को बढ़ा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, ये ऑलरेडी फिगर नेगेटिव है, आपको अगर इसको नेगेटिव रिफ्लेक्ट करके चलोगे ना, आप इसमें ऐड करके चलोगे, लेस करके चलोगे, जैसे हमने सीखा था, बिल्कुल वैसे आंसर आने वाला है आपका। ठीक है जी, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ पीएस। ठीक है जी, सेल्स गिवन है, मटेरियल, वेजेस, जो हमने सीखा था एज इट इज वही सारी चीजें गिवन है। अब देखो यहाँ पे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था कि डब्ल्यूआईपी जो था आपका सेग्रीगेटेड नहीं था, कंसोलिडेटेड था, इसका तो सेग्रीगेट करके दे दिया 1,40,000 का। फिनिश गुड्स की आपको यूनिट दे दी 3 लाख की, तो बहुत ईजी है। कॉस्टिंग के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स का 100% ऑफ वेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 20 रुपीज़ पर यूनिट सोल्ड। मैंने आपको एक चीज़ बता रही कि अगर आपने इस टाइप के एक आधे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए ना, आपको सारे के सारे प्रैक्टिस नहीं करने, एक आधे भी कर लिए ना, आपने खुद से सॉल्व करके देख लिया, यू विल फिगर आउट यार हर टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं है, एक आधी चीज़ें बस इंफॉर्मेशन देने का तरीका थोड़ा सा बदल देंगे, चीज़ें हमेशा बिल्कुल सेम रहेगी। अच्छा, अगर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक कराऊँ तो आ जाओ यहाँ पे, फटाफट से आ जाओ यहाँ पे। क्या करना है मैम, यहाँ पे सबसे पहले तो डायरेक्ट मटेरियल कितना है 20 लाख का मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस 10 लाख के वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स 9 लाख रुपए के। ये तो बेटा वही सेम चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था, 20 लाख 10 लाख बिल्कुल सेम है। देखो ये क्वेश्चन आपको 2017 में प्रोग्राम में आया था, उसके बाद देखो क्वेश्चन जो है 2020 में आया, तो क्वेश्चन की टेंडेंसी क्या है कि थोड़ा थोड़ा टाइम बाद वो रिपीट भी होते हैं। अब आप मुझसे कहोगे कि मैम क्या ऑनर्स के बच्चों के लिए क्वेश्चन रेलिवेंट है, बेटा रेलिवेंट है ना, क्यों नहीं रेलिवेंट है। आगे मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगी कि एक बार एक क्वेश्चन जो प्रोग्राम में आया था अगले साल ऑनर्स में आ गया, तो बेटा ऐसे होता रहता है, ये स्विचिंग करते रहते हैं, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपको बस ये इंश्योर करना है कि हर क्वेश्चन का जो एक मेन जिस्ट है, जो एक मेन कंसेप्ट है ना, जिसकी वजह से जो एक एडिशनल पॉइंट है, वो मुझे पता होना चाहिए कि इस कंसेप्ट के अंदर क्या अलग था, इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ अलग थी। ठीक है, कर लोगे, कर लेंगे मैम। ठीक है, आगे चलो मैम। अब देखो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका प्रीवियस 2020 प्रोग्राम के अंदर आया, सेम ये जो क्वेश्चन था आपका 2019 के अंदर आया, समझ रहे हो। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम आपको प्रोग्राम 2021 के अंदर आया। क्या चेंज है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, सेल, मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है फिनिश गुड्स का, क्लोजिंग स्टॉक डब्ल्यूआईपी का, गुडविल और इनकम टैक्स, सेम चीज़ आपको बता रखी है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स 100% ऑफ लेबर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 10% ऑफ वर्क कॉस्ट है, और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन 10 रुपीज़ पर यूनिट सोल्ड है। 3 क्वेश्चन दे दिए बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, आप एक की भी प्रैक्टिस कर लोगे, आपका काम बन जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा रही हूँ, अलग अलग टाइप के क्या है, टाइप एक जैसी है, आपको पता है, आपको सोल्यूशन करना आता है, पर क्या है कि इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। तो बेसिकली मेरी एक कोशिश है कि जिस जिस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है ना, हर तरीके का टाइप कवर कर दूं, ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। जब भी आप एग्जामिनेशन में उस क्वेश्चन को देखोगे, आपको लगेगा हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो मैंने देखा था, मैंने इसको सॉल्व भी कर रखा था, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। तो आओ, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपको फाइनेंशियल की सारी फिगर्स गिवन है, कॉस्ट की सारी फिगर्स गिवन है, दिमाग ही नहीं लगाना, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन है, ये सारी की सारी वैल्यूज उठाओ और डाल दो, कुछ भी नहीं करना। आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स और रिकंसिलेशन बना के दिखानी है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, सबका अलग अलग, चाहो तो कंसोलिडेट कर लो, 6,000, 7,000 और 5,000। इन्होंने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक जो है रॉ मटेरियल का सबको ऐड कर दिया 18,000 रुपये। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक की बात करूँ, 4,000, 3,000 और 5,900, इन्होंने क्या किया, सबका टोटल लगा के यहाँ पे कर दिया 12,900। तो बेसिकली आप ऐड कर दो। उसके बाद क्या दे रखा है, परचेजेस, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, देखो यहाँ पे परचेजेस, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, और क्या गिवन आपको, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, सेल उस साइड आ जाएगी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 3,000 है। ठीक है जी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपके और सेल्स आपके 1,10,000, फैक्ट्री के 17,000 होंगे। ठीक है जी, फैक्ट्री के आपके जो एक्सपेंसेस है बेटा 17,000 है, सेल्स आपकी 1,10,000 की है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कितने हैं, 3,000, 4,000, 1,000 और 1,600। आ जाओ यहाँ पे, 3,000, 4,000, 1,000 और वहाँ पे 1,600 का था मेरा इंटरेस्ट, तो मेरा प्रॉफिट निकल कर आ गया। सेम चीज़ आप कॉस्ट शीट के अंदर दिखा दो। कॉस्ट शीट के अंदर कैसे दिखाते हो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मैम 5,000, प्लस परचेजेस कितनी है, 40,000 की परचेजेस है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4,000 मैंने माइनस कर दिया, 4,000 है, कितना है रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक इज 4,300। अच्छा, एक चीज़ आपके साथ और क्या हो सकती है, आप बेटा इस फिगर के ऊपर हो, आप इन फिगर्स के ऊपर हो, जब कॉस्ट शीट बनाओगे तो कॉस्टिंग के लिए इन फिगर्स को कंसीडर करना, जिस फिगर के रिस्पेक्टिव, जिस फिगर के कॉरस्पॉन्ड कोई और फिगर गिवन है, उस वाली फिगर को कंसीडर करके चलना। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस,
वैसे तो फाइनेंशियल में 17,000 के है, कॉस्ट के अंदर आपको 21,000 रुपये लेके चलने हैं। ये एब्जॉर्ब का मतलब क्या है? एब्जॉर्ब का सिंपल सा मतलब ये है कि इतना खर्चा आपको कॉस्ट शीट के अंदर बुक करके चलना है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का 2300, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का 4500, यहाँ पे आ जाओ, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन 4500, एडमिनिस्ट्रेटिव का 2300, फैक्ट्री का 21,000, ये चीज़ों की बात कर रही हूँ। ओपनिंग क्लोजिंग WIP वही सेम जो हमने सीखा था, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो देखो यहाँ पे क्या वैल्यू है मैम, ओपनिंग है 4500, क्लोजिंग कितनी है 62, तो 45 62 जो वैल्यू गिवन है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वो वैल्यू ले लो। और उसके बाद अगर कोई वैल्यू गिवन नहीं है, जैसे कि बेटा परचेज की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, अब सीधी सी बात मुझे ये बताओ, परचेज कर रहे हो, सामान खरीद रहे हो, फाइनेंशियल में भी वही वैल्यू जाएगी, कॉस्ट में भी वही वैल्यू जाएगी, तो जिसकी कोई वैल्यू गिवन नहीं है उसकी वही वैल्यू लेके चलना। अब बाकी ये खर्चे डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस वही सेम वैल्यू, क्योंकि कोई उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कुछ और गिवन है ही नहीं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, इनकी वैल्यू फाइनेंशियल में ये रिफ्लेक्ट करना और कॉस्ट के अंदर ये वाली वैल्यू रिफ्लेक्ट करके चलना। तो देखो कुछ भी नहीं है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन कर रखा है बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ओपनिंग स्टॉक ठीक है जी, मटेरियल कंज्यूम मैंने ऐड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया, डायरेक्ट वेजेस आ गए, प्राइम कॉस्ट डाल दी मेरी टोटल करके, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स जो मैंने बताए थे, ठीक है जी। फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या आएगा, एक तो मैम आपके इनडायरेक्ट वेजेस आएंगे 3,000 के, और दूसरा फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस आएंगे, पर कौन से 17,000 वाले नहीं, 21,000 वाले आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस आएंगे, 3,000 और 21,000। फिर बेटा ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP की मैं एडजस्टमेंट करके चलूंगी। मैम वैल्यू क्या रहने वाली ओपनिंग क्लोजिंग WIP की, तो देखो ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। WIP कॉस्ट के हिसाब से ओपनिंग का 6500, क्लोजिंग के हिसाब से कितना 37, तो 65 और 37 में क्या कर दूंगी लेस, वर्क कॉस्ट आ जाएगी। एडमिन का खर्चा मैं यहाँ से करूंगी, एडमिन का खर्चा कौन सा वाला मैम 2300 वाला, ठीक है जी। उसके बाद मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू करके चलूंगी मैं, तो 4500 6200। लास्ट में क्या करूंगी अपनी सेलिंग एक्सपेंसेस को, कितना 4500 के सेलिंग एक्सपेंसेस आ गए, टोटल कॉस्ट आ गई, सेल्स मुझे गिवन है, प्रॉफिट मैंने निकाल लिया। अब देखो अगर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे लेके चलूँ तो ओपनिंग स्टॉक में चाहे वो रॉ मटेरियल का है, चाहे वो WIP का है, चाहे वो फिनिश गुड है, सबका कर दिया ऐड। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी सेम कहानी, सारी चीज़ें जो गिवन थी वहाँ पे एज इट इज कर दी, और रिकंसिलेशन तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। देखो इंटरेस्ट का खर्चा, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ठीक है जी, तो ये क्या है फाइनेंशियल प्रॉफिट बढ़ गया, कॉस्ट में प्रॉफिट को बढ़ा दो, तो 1600 पे बेटा मैं ऐड करके चलूंगी, ऐड कर दिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस 1000 रुपीज़ खर्चा हुआ मेरा, फाइनेंशियल प्रॉफिट कम हो गया, कॉस्ट में प्रॉफिट को कम कर दो, तो 1000 रुपीज़ देखो मैंने बेटा यहाँ पे लेस कर दिए, देखो ये रहा 1000 रुपीज़ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो ये क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन डिफरेंट कैसे है, अभी तक जितनी चीज़ें थी या तो आपको वर्टिकल फॉर्मेट में गिवन थी, इन्होंने क्या कहा कि भैया आपको ना इंफॉर्मेशन वही प्रोवाइड करी है, बस आपको ना बहुत सारे पैराग्राफ के फॉर्म में दे दिया, एक लंबी लंबी लाइंस पैराग्राफ के फॉर्म में दे दिया। तो बिल्कुल सेम वही कहानी है, बस कुछ भी चेंज नहीं है इसके अंदर। इंफॉर्मेशन जो मुझे गिवन है वो इस तरीके से गिवन है, पढ़ो, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने नहीं आती। डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन दिखा देंगे, 50,000 रुपीज़ का डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन है, 50,000 रुपीज़ का डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन देखो यहाँ पे गिवन है। मैम कॉस्ट शीट में क्यों नहीं लिया, हो सकता है कोई डिफरेंट वैल्यू हो, रुक जाओ। प्रोडक्टिव वेजेस कितना 30,000 रुपीज़ के, 30,000 के प्रोडक्टिव वेजेस मैंने यहाँ पे ले लिए। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड 16,000 के, फैक्ट्री ओवरहेड्स कहाँ पे जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स कहाँ पे जाएगा मैम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 16,000 रुपये का। उसके बाद एडमिन का खर्चा 7,000 का, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का 96, एडमिन का 7, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का 96। बैड डेट रिटर्न ऑफ मैम खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है 8,000, यहाँ पे 400, 100 और डिविडेंड रिसीव 1,000 की इनकम, तो 800, 400 और यहाँ पे डिविडेंड रिसीव 1,000 की इनकम, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे 800 हो गया, 400 हो गया, 100 हो गया, 1,000 हो गया। फिर इंटरेस्ट जो मैंने बैंक में डिपॉजिट डाला था उसका इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इनकम है। सेल्स जो करिए 1,20,000 की, तो मैम एक यहाँ पे इंटरेस्ट हो गया और यहाँ पे 1,20,000 की सेल्स हो गई, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी है 3200, और क्लोजिंग स्टॉक जो WIP में कितना है 2400, तो 3200 2400। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो मेरा हो गया कंप्लीट। अब नीचे इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है आपकी कॉस्ट अकाउंट की, तो कॉस्ट में क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन इज 56,000 रुपीज़। भैया ऊपर वाले मटेरियल कंजम्पशन की वैल्यू लेके मत चलना, मैंने खुद बता दिया दैट इज 56,000 रुपीज़। उसके बाद उन्होंने बोला कि फैक्ट्री ओवरहेड्स इज रिकवर्ड एट 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे रिकवर होंगे, प्राइम कॉस्ट का 20% रिकवर होकर चलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स मेरे, ठीक है जी। तो देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होगा मेरा, प्राइम कॉस्ट का 20%। उसके बीच में एक चीज़ और गिवन है, प्रोडक्टिव वेजेस। आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे ऊपर आपको प्रोडक्टिव वेजेस गिवन था, यहाँ पे कोई भी वेजेस गिवन नहीं है, तो क्या मैं ये एज्यूम करके चल लूँ कि मैम जो मेरी कॉस्ट शीट है उसके अंदर वेजेस वाला खर्चा है ही नहीं? नहीं बेटा, एक बार बताओ, मटेरियल बनाओगे तो
लेबर का खर्चा भी तो आता ही है। तो भाई आपने क्या किया, प्रोडक्टिव वेजेस जो ऊपर वाले थे वही यहाँ पे ले लिए। तो बेटा इस चीज़ को मैं कर देती हूँ मार्क कि आपने वही वेजेस यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट कर दिए। प्राइम कॉस्ट आ गई, फैक्ट्री ओवरहेड्स निकाल दिए। फिर WIP का क्लोजिंग ले लो। WIP का क्लोजिंग कितना है, 2400 का, ये मैंने लेस कर दिया। वर्क कॉस्ट आ गई। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ले लो, कितने के गिवन है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव, 60 पैसा पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कितने की हुई है हम निकाल लेंगे। मैम टोटल यूनिट सोल्ड हुई है 12,000, WIP क्लोजिंग स्टॉक में कितनी है 400, सोल्ड 12,000, क्लोजिंग स्टॉक में 400, तो 12,400 यूनिट्स मेरी प्रोड्यूस हुई है। ठीक है जी, तो देखो 12,400 प्रोड्यूस हुई है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स उसके हिसाब से निकाल लिया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कर ली, ये वैल्यूएशन आपको करनी आती है। उसके बाद सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस कितना, 0.8 पैसा पर यूनिट सोल्ड। सोल्ड कितनी हुई है, 12,000 सोल्ड हुई है, तो 12,000 इंटू में 0.8, टोटल कॉस्ट आ गई, प्रॉफिट आ गया, सेल्स आ गई। ये आपने फटाफट से यहाँ पे रिकंसिलिएशन बना ली, तो बहुत आसान है। एक टॉपिक चेक करो बेटा, टॉपिक का नाम क्या है, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। आपको एक चीज पता है कि रिकंसिलिएशन के चैप्टर के अंदर अकाउंटिंग जो है दो तरीके से करी जाती है। पहले का नाम क्या है इंटीग्रेटेड, दूसरे का नाम क्या है नॉन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, एक साथ जुड़े हुए। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी अकाउंटिंग फाइनेंशियल की और कॉस्ट की एक साथ करके चलती है उसको हम कहते हैं कि वो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग करके चलती है। पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी फर्म, ऐसी कंपनी जो कि अपनी फाइनेंशियल की अकाउंटिंग और अपने कॉस्ट की अकाउंटिंग को अलग अलग करके चलते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि वो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। अब देखो आपको एक चीज पता है कि अकाउंट्स के अंदर आपके तीन तरीके के अकाउंट बनते हैं, एक तो आपके रियल अकाउंट, एक पर्सनल और एक होता है आपके नॉमिनल। जितने भी आपके लेजर्स होते हैं तीन तरीके के अकाउंट्स में बाइफरकेट होते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल का मतलब क्या है बेटा, आपके कैश, आपका बैंक, आपके एसेट्स वगैरह। पर्सनल का आपका कैश, आपके एसेट्स वगैरह। पर्सनल का मतलब क्या होगा बेटा, जिसका नाम, पार्टी वगैरह जो होगी वो आपके पर्सनल में आ गए। नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, जैसे कि आपके परचेज, सेल, खर्चे, ये सारे आपके नॉमिनल अकाउंट हो गए। अब देखो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग अगर हम कर रहे हैं तो आपके रियल और पर्सनल खर्चों पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो एज इट इज जिस लेजर के हैं वो वही लेजर सेम दिखाई देगा। नॉमिनल अकाउंट है उसको जो है कंट्रोल करके चलेगा हमारा कंट्रोल अकाउंट, ये मेरा एक मास्टर अकाउंट है। जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होंगे वो रिप्रेजेंट होते हैं उनके कंट्रोल अकाउंट से। रियल और पर्सनल तो सेम ही रहने वाले हैं, अगर कैश है तो कैश ही दिखेगा, पर्सनल अकाउंट है किसी पार्टी का नाम है तो पार्टी ही दिखेगी। पर जितने भी नॉमिनल अकाउंट है उन सबको उनके नाम से नहीं बुलाया जाएगा, उनको उनकी जो एंट्रीज फ्रेम होगी वो कंट्रोल अकाउंट से फ्रेम होगी। इस पूरे टॉपिक के अंदर बेसिकली हमें एक ही काम सीखना है, दैट इज जर्नल एंट्रीज को फ्रेम करना। आपका जो क्वेश्चन बन के आता है वो बोलते हैं आपको कि आप जर्नल एंट्रीज बना के दिखाओ एज पर इंटीग्रेटेड सिस्टम और एज पर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इंटीग्रेटेड के अंदर रियल और पर्सनल अकाउंट के वही नाम रहने वाले हैं, पर जितने भी नॉमिनल अकाउंट है उनका नाम आ जाएगा कंट्रोल अकाउंट से रिप्रेजेंट होगा। मैम कैसे, कॉस्टिंग के अंदर कंट्रोल अकाउंट बनाया जाता है। कंट्रोल अकाउंट क्या है, एक तरीके का मास्टर अकाउंट। जैसे कि मान लो आपने वेजेस पे किए तो बेटा आप वेजेस नहीं दिखाओगे, लेबर का खर्चा नहीं दिखाओगे, आप सैलरी नहीं दिखाओगे, आप उसको दिखाओगे वेजेस के कंट्रोल अकाउंट से। मैम अगर कोई मटेरियल है उसको आप दिखाओगे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट से। अगर आपने कोई फैक्ट्री के ओवरहेड्स इंकर करे हैं तो आप उसको दिखाओगे फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट से। और अगर आपने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंकर करे हैं तो उनको आप दिखाओगे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अकाउंट से। मतलब बेसिकली आपको वो पर्टिकुलर नाम नहीं दिखाना, नॉमिनल अकाउंट नहीं बताना, आपको उनको डिराइव करके दिखाना है, उसको शो करके दिखाना है उनके कंट्रोल अकाउंट से। कॉस्ट के अंदर क्या होता है, कॉस्ट या फिर जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बनाया जाता है जो कि रियल और पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। पर ये वाला सीन कहाँ पे लगेगा, नॉन इंटीग्रेटेड के अंदर। इसको भी कर दो होल्ड, जब इसको समझाऊंगी तब समझाऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक एंट्री सिखा दूँ तब तक, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, पास द जर्नल एंट्रीज इन द कॉस्ट बुक। आपको इंटीग्रेटेड और आपको नॉन इंटीग्रेटेड दोनों सिस्टम दिखा के चलने हैं। सबसे पहले क्या है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। सब कुछ भूल जाओ, मुझे एक बेसिक एंट्री बताओ कि परचेज की एंट्री क्या होती है। मैम परचेज की एंट्री होती है परचेजेस टू, या तो मैंने उसको कैश में पेमेंट कर दी तो टू कैश, और या फिर पार्टी है पैसे नहीं दे क्रेडिट के ऊपर है तो टू पार्टी। ठीक है, ये काम हो सकता है परचेज के अंदर। मैंने आपको क्या बताया, कैश इज अ रियल अकाउंट, पार्टी इज अ बताओ पर्सनल अकाउंट, परचेज क्या है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो है, नॉमिनल अकाउंट जो है वो रिप्रेजेंट होता है कंट्रोल अकाउंट से इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर। एंड मटेरियल के लिए कौन सा अकाउंट है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कैश या बैंक, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि जो परचेज है मेरी बेटा कैश पे हुई है, क्रेडिट पे परचेज नहीं हुई। अगर क्रेडिट पे होती तो क्वेश्चन मुझे साफ साफ खुद ही बता के चलता, क्रेडिट पे परचेज नहीं हुई है, नॉर्मल कैश या बैंक के थ्रू है, तो एंट्री मेरी बन जाएगी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कैश और बैंक। मैंने परचेज क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के
अंदर नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट होते हैं उनके कंट्रोल अकाउंट से। सिंस मटेरियल है, परचेज की बात हो रही है, तो मटेरियल के लिए स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट यूज होगा, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्टिव वेजेस पेड, समझ में आ गया मैम, वेजेस पे करने की बात कर रहे हैं। सिंपल एंट्री क्या बनती है, जितने भी मेरे वेजेस वगैरह होते हैं टू कैश या बैंक, ठीक है जी। कैश या बैंक तो सेम ही रहने वाला है, मेरे रियल और जो मेरे पर्सनल अकाउंट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वेजेस है तो वेजेस के लिए कौन सा यूज हो जाएगा, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, एंट्री बन जाएगी वेजेस कंट्रोल अकाउंट टू कैश और बैंक। थर्ड, मटेरियल इशूड फॉर रिपेयर, भैया मटेरियल आ गया, अब मैं उससे कुछ आगे प्रोसेसिंग स्टार्ट कर रही हूँ, उसका रिपेयर वगैरह करा रही हूँ, तो एक चीज़ समझो, जैसे ही फैक्ट्री के अंदर मटेरियल आता है, क्या मैम वो प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, नहीं, सबसे पहले वो SD दैट इज स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर जाता है, और एज एंड व्हेन जब भी रिक्वायरमेंट आती है फिर वो आगे जाता है आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे बोल रहे हैं मटेरियल को मैंने इशू कर दिया, तो स्टोर डिपार्टमेंट से मटेरियल निकल गया और अब वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर चला गया। रिपेयर के लिए यूज हो रहा है ऐसा मटेरियल जिससे हम रिपेयर करेंगे, समझ लो, जिससे हम ऐसा काम कर सकते हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा हो गया और स्टोर डिपार्टमेंट से वो निकल गया, तो क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर, स्टोर लेजर से मटेरियल निकलकर यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, ठीक है जी। आगे चलो, आगे क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड, तो ऑफिस एक्सपेंस का कहाँ का खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अकाउंट टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैश और बैंक अकाउंट। यहाँ पे देखो स्टोर्स इशूड, जो मटेरियल था स्टोर डिपार्टमेंट में जो रखा होता उसको मैंने इशू कर दिया, तो इशू कर दिया तो कहाँ पे चला जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर डिपार्टमेंट से वो मटेरियल निकल जाएगा, ठीक है, और जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है उसके अंदर वो मटेरियल जो है वो चला जाएगा, मटेरियल को मैंने कर दिया इशू, तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये चीज़ आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है जी। यहाँ से मटेरियल निकला और यहाँ पे मटेरियल पहुँच गया, ये सीक्वेंस होता है जब भी मटेरियल इशू हो रहा होता है, फॉर रिपेयर के लिए जा रहा होता है किसी भी चीज़ के लिए। अच्छा मुझे रिवर्स एंट्री बताओ कि मटेरियल वापसी मैंने स्टोर डिपार्टमेंट में डाल दिया, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, यहाँ से मटेरियल निकला और यहाँ पे मटेरियल आपका चला गया, वेरी गुड। समझ में आया इंटीग्रेटेड में सिस्टम क्या होता है, भाई जितने भी आपके रियल, जितने भी आपके पर्सनल अकाउंट है सेम एज इट इज, जितने भी आपके नॉमिनल अकाउंट है कैसे रिप्रेजेंट होंगे, मैम अगर वेजेस पे कर रहे हैं तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट, मटेरियल की बात कर रहे हैं स्टोर लेजर, मटेरियल अगर आपका इशू हो रहा है फैक्ट्री ओवरहेड, अगर आपको कोई भी ऑफिस वगैरह खर्चा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट से रिप्रेजेंट होगा। अब साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या क्या चलता है, इतनी बातें समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। नॉन इंटीग्रेटेड क्या क्या चलता है कि मैम जितने भी आपके रियल एंड जितने भी आपके पर्सनल अकाउंट है उनको उनके नाम से मत बुलाना, उनको एक मास्टर नाम दे दो, और वो मास्टर नाम क्या है, जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट, वो मास्टर नाम क्या है, जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट, या फिर कई जगह पे आप ये भी यूज कर सकते हो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। जितने भी मैम मेरे रियल, जितने भी मेरे पर्सनल अकाउंट थे उनको ये मास्टर नाम दे दो, रियल और पर्सनल के लिए यूटिलाइज होता है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। तो देखो पर्सनल और जो रियल अकाउंट है वो रिजेंबल होता है आपके जर्नल लेजर या कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट से, और नॉमिनल तो कंट्रोल अकाउंट जैसे होता है वैसे होता हुआ आएगा। आ जाओ इस क्वेश्चन पे सेम इसी पार्ट को लेके चलते हैं। मैम स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट ठीक है नॉमिनल है, कैश और बैंक मैम ये तो मेरा क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, तो रियल किससे रिप्लेस हो जाएगा, जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के नाम से, ठीक है। आगे चलो प्रोडक्टिव वेजेस पेड, इसका क्या था, वेजेस कंट्रोल अकाउंट टू कैश और बैंक, कैश और बैंक रियल अकाउंट है, किससे रिप्लेस हो जाएगा, जनरल लेजर है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट से, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट सेम, नॉमिनल जैसा कर रहे हो बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, रियल और पर्सनल का नाम ना लिख के जनरल लेजर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट आप लिख देना। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या था, मटेरियल इशूड फॉर रिपेयर्स, एंट्री क्या थी, फैक्ट्री ओवरहेड्स टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, समझ रहे हो, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट टू स्टोर लेजर, इसमें कोई भी मैम रियल या फिर कोई भी पर्सनल तो है ही नहीं, तो सेम एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनरल लेजर कंट्रोल कैश और बैंक को रिप्लेस कर देगा, और फिफ्थ वाली एंट्री भी एज यूजुअल सेम ही आ जाएगी, ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, पास द जनरल एंट्रीज इन द कॉस्ट बुक, नॉन इंटीग्रेटेड ही आपको फॉलो करके बताना है। मटेरियल जो कि 25,000 रुपए का था, रिटर्न टू स्टोर, स्टोर को वापसी आ गया फ्रॉम द जॉब, जहां पे वो यूटिलाइज हो रहा था वहां से वापसी आ गया। अब एक चीज समझ कर चलना कि जॉब का मतलब क्या होता है, जहां पे मटेरियल प्रोसेस हो रहा था, जहां पे मटेरियल पे काम हो रहा था वो वापसी आ गया, तो इसका मतलब क्या मैम, मटेरियल जो था वो WIP स्टेज के ऊपर था, वो वहां से स्टोर डिपार्टमेंट वापसी चला गया। एंट्री क्या बनेगी, स्टोर डिपार्टमेंट में आ गया तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। मैम यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड क्यों नहीं लिखा हो बेटा, मटेरियल जो है वो यूज हो रहा था,
समझ रहे हो मेरी बात को? स्टोर पे था वो, मतलब स्टोर में वापसी आ गया, जॉब पे यूज हो रहा था, तो यहाँ पे क्या था, मटेरियल की प्रोसेसिंग हो रही थी, तो WIP से मटेरियल निकल गया और स्टोर लेजर में चला गया। ग्रॉस टोटल वेजेस पेड कितने, 48,000, तो वेजेस कितने पे करे मैंने, 48,000। एंट्री क्या बनती है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट टू कैश और बैंक। अब नॉन इंटीग्रेटेड है तो कैश और बैंक तो यहाँ पे आने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे क्या दिखाएंगे, जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट 48,000 रुपीज का। नेक्स्ट एंट्री में बोल रहे कि एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, आपको पता है कि ये सैलरी का ही पार्ट होता है, तो इन्होंने दोनों की ना एक कंबाइंड एंट्री मार दी, 48,000 प्लस 2,000, 50,000 रुपीज की। यहाँ पे आ जाओ, वेजेस का हमने एनालिसिस किया, हमने देखा 20,000 रुपये हमने डायरेक्ट लेबर के लिए दिए है, 12,000 रुपये हमने इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए दिया है, फैक्ट्री की लेबर के लिए, 10,000 रुपये मैंने ऑफिस की लेबर के लिए दिए है, और 8,000 रुपये मैंने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की लेबर के लिए दिए है। तो आपको बेसिकली ब्रेकअप गिवन है कि जो वेजेस कंट्रोल अकाउंट है इसका ब्रेकअप कैसा है। तो आपको क्या समझ में आया, डायरेक्ट लेबर के लिए 20,000 रुपये, तो मतलब ऐसी लेबर जो कि प्रोसेसिंग कर रही है, WIP कंट्रोल अकाउंट 20,000 रुपये, टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और टू सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ये सारी WIP, फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग सबको डेबिट करके एंट्री क्या बन जाएगी, टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। बेसिकली आपको ड्यू की एंट्री बता रहे, बाइफिकेशन देने की कि वेजेस कंट्रोल में कौन कौन से, जो टोटल वेजेस आपके 50,000 के, इसमें क्या ब्रेकअप है, कितने कितने पैसे किस टाइप की लेबर को दिए गए। आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन के अंदर आपको इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से फॉलो करके बताना है। रॉ मटेरियल परचेज के 50% क्रेडिट के ऊपर एंट्री क्या बनती है मैम, वैसे एंट्री बनती है परचेज टू कैश और टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्टी, जो भी आपकी पार्टी है, ठीक है जी, सन्ड्री आपके जो क्रेडिटर्स हैं। अब आप फॉलो कर रहे हो इंटीग्रेटेड, इसका मतलब क्या है, जो आपके रियल और जो पर्सनल अकाउंट है वो बिल्कुल एज इट इज सेम रहने वाले, जर्नल लेजर और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट से रिप्रेजेंट नहीं होंगे। पर जितने भी नॉमिनल अकाउंट रहता है परचेज, उसको कैसे रिफ्लेक्ट करोगे मैम, अगर मटेरियल की बात करें तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट से, तो स्टोर लेजर कंट्रोल टू कैश और टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। सेकंड, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, मटेरियल प्रोडक्शन के लिए इशू कर दिया तो मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट से तो माइनस हो जाएगा और WIP के अकाउंट के अंदर वो चला जाएगा। मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, मटेरियल की प्रोसेसिंग होगी तो WIP कंट्रोल डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। वेजेस पेड टू वर्कर, वर्कर को वेजेस पे किया है तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हमारा चला गया। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स इंकर, ये खर्चा मैंने इंकर किया है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, खर्चा इंकर किया है टू कैश और बैंक, तो यहाँ पे ये एंट्री हो गई। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स चार्ज टू प्रोडक्शन, फैक्ट्री ओवरहेड्स मैंने प्रोडक्शन में चार्ज कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड्स तो हो गए मेरे कम और यहाँ पे प्रोडक्शन में चार्ज किया, प्रोडक्शन का जहाँ जहाँ पे मतलब दिखे वहाँ पे समझना WIP की बात कर रहे हैं, तो WIP डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड। जितनी भी चीज़ें, चाहे वो WIP है, चाहे वो फैक्ट्री ओवरहेड, चाहे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो एडमिन है, सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट के आगे कंट्रोल अकाउंट लिखना मैंडेटरी होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या गिवन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एलोकेटेड टू जॉब, यहाँ पे क्या आ गया आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एलोकेटेड टू जॉब। यहाँ पे जॉब को आप समझो कि क्या WIP में एलोकेट करे इसको, एडमिन का खर्चा किस पे एलोकेट करे। तो आपको एक चीज़ पता है कि जब भी आप कॉस्ट को देखते हो, जब भी बेटा आप कॉस्ट को देखते हो तो बेसिकली WIP की ओपनिंग क्लोजिंग की एडजस्टमेंट तो पहले ही हो जाती है, प्लस माइनस WIP का पहले ही हो जाता है, उसके बाद जाके एडमिन का खर्चा होता है। तो ये एडमिन का खर्चा आप किस पे एलोकेट करोगे मैम, ऑब्वियसली फिनिश गुड्स के ऊपर ही एलोकेट करके चलेंगे, जितने यूनिट्स मैंने टोटलिटी के अंदर बनाई है। तो देखो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, ये खर्चा इसके ऊपर आ गया, कहाँ से, एडमिन ओवरहेड से निकल के। फिर आगे क्या है, फिनिश गुड्स एट कॉस्ट, फिनिश गुड्स एट कॉस्ट का मतलब क्या है, WIP से यूनिट्स कंप्लीट होकर फिनिश गुड्स के अंदर चलेगी, सीधी सी बात है। फिनिश गुड्स कैसे बनता है मैम, WIP की जो यूनिट्स है जब वो कंप्लीट हो जाएगी तब वो फिनिश गुड्स बनाएंगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो माइनस और फिनिश गुड में हो जाएगा ऐड, तो फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। सेल्स 50% क्रेडिट के ऊपर करिए तो सन्ड्री डेटर टू कैश। अब आप कहोगे मैम सेल्स कंट्रोल अकाउंट क्यों नहीं बना, ये नहीं बनता, सेल्स कंट्रोल अकाउंट आपका नहीं बनाया जाता, सेल्स आप एज इट इज ऐसे ही रिफ्लेक्ट करके दिखाओगे। तो आई नो थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन आपका ट्रिकी है, बस में कुछ भी नहीं है, सेल्स आप एज इट इज दिखाओगे। फिनिश गुड का मतलब क्या होता है मैम, WIP से माल निकल के जब FG बन जाता है तो FG कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट, ठीक है जी। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एलोकेटेड टू जॉब, आपको पता होना चाहिए कि जो एडमिन का खर्चा है वो फिनिश गुड्स पे एलोकेट होता है ना कि WIP पे, तो यहाँ पे क्या किया, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। फिर यहाँ पे क्या था, फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पे मैंने चार्ज किया, मतलब WIP में मैंने चार्ज किया फैक्ट्री ओवरहेड्स, WIP कंट्रोल टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल। फैक्ट्री ओवरहेड इंकर करे, फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा मैंने पे किया तो फैक्ट्री ओवरहेड टू कैश। ये सारे दोनों, ये सारे जो बाकी के ऊपर के बच गए वो सारे इजी हैं, तो कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड बहुत आसान है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है।